सुप्रिया को लगा कि वो बूढ़ी होती जा रही है, इसीलिए उन्हें आज के जनरेशन की बातें समझ नहीं आती। पर वो ये भी शो नहीं करना चाहती थी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उनके बच्चे को तो यही लगना चाहिए ना कि वो सब कुछ समझती है। तभी उन्होंने दोनों से कहा, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अब जल्दी से दोनों अपने कमरे में जाओ, कुछ ही देर में हम लोग साथ में डिनर करेंगे, तब तक थोड़ा रेस्ट कर लो। तन्वी को समझ नहीं आया कि सुप्रिया को एग्जैक्टली क्या पता चला है। कहीं उन्हें समझ में तो नहीं आ गया कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सच में काफी शर्म वाली बात थी। तन्वी तो अपनी गर्दन नीचे करके हंस रही थी, प्लस उसे शर्म भी आ रही थी। पर विद्युत को इन सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये आम बात थी, तो उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस भी नॉर्मली रखे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुप्रिया को सच में कोई चीज क्लियर हो जाए। तभी वो ऊपर की तरफ जाने लगा। तन्वी भी उसके साथ साथ ऊपर जा रही थी। जब तन्वी ने देखा कि सुप्रिया का ध्यान कहीं दूसरी जगह है, तब उसने जल्दी से विद्युत को उसके हाथ पर हल्का सा पिंच किया और कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, आगे से ना हम वो सब नहीं करेंगे। विद्युत उसकी तरफ मुड़ा और उसे प्यारी सी स्माइल देने लगा, जैसे कि वो सब कुछ वापस से करना चाहता हो। तन्वी फिर ब्लश करने लगी। वो दोनों बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रहे थे। आस्था उन्हें दूर से खड़े होकर देख रही थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। वो दोनों खुलकर एक दूसरे को अपना प्यार शो करते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। तभी तो छोटे छोटे जेस्चर से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। पर आस्था को उसके और विराट की बॉन्डिंग पर थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। यहाँ तक कि जब वो पहली बार विराट से बात करने जा रही थी, तब भी उसने काफी सोचा था, क्या सच में उनकी शादी सक्सेसफुल शादी बन पाएगी। उन दोनों के बीच में तन्वी विद्युत जैसी बॉन्डिंग नहीं है, ना ही शायद उतना प्यार है, पर क्या पता आगे चलकर उन दोनों में भी ये रिश्ता क्रिएट हो जाए। आस्था जानती थी कि उसे विराट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, साथ में खुद को भी। धीरे धीरे करके वो दोनों संभाल लेंगे और उन्हें सब संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। शादी निभाना बहुत बड़ी बात होती है। सभी लोग ऊपर की तरफ चले गए। आस्था भी वापस अपने कमरे में आ गई। अब नीचे लिविंग एरिया में सिर्फ सुप्रिया सोफे पर बैठकर आराम से अपने टीवी सीरियल्स देख रही थी। उनके जस्ट साइड में नैना बैठी हुई थी। वो उन्हें वहां पर कंपनी देने के लिए थी। साथ में वो उन्हें फ्रूट्स काट कर भी दे रही थी, जिससे कि सुप्रिया जल्दी से रिकवर हो जाए। वो अपना टीवी सीरियल एंजॉय कर रही थी कि तभी अचानक से उनका फोन बजने लगा। जब सुप्रिया ने स्क्रीन पर देखा तो वहां पर अशोक का नाम आ रहा था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि अशोक खुद सामने से फोन कर रहे हैं, वो भी इस टाइम पर। सुप्रिया ने कॉल पिक किया और सामने से अशोक की आवाज आई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है कि विराट शादी करने वाला है, वो भी एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़की से, जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो लड़की तो हमारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है, ना ही वो पैसे वाली है। सुप्रिया ने उन्हें काफी आराम से जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे इन सब के बारे में पता है। विराट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और उसने हमें शादी की इन्फॉर्मेशन दी। अशोक ने कहा, उसने शादी के लिए तुमसे बात की और तुमने हाँ कर दी? सुप्रिया ने कहा, और मैं हाँ क्यों नहीं करूंगी? वो मेरा बेटा है। अगर वो शादी करना चाहता है तो भला मैं उसे क्यों मना करूं? ये तो अच्छी बात है। अशोक ने कहा, सुप्रिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो एक ऑर्डिनरी लड़की है और मुझे समझ नहीं आया कि विराट को वो कहाँ से मिल गई। देखो, विराट जवान है, एक अच्छे खासे रईस घर का बेटा है। जरूर उस लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया है। मैंने जब आस्था को पहली नजर में देखा तो मुझे उस लड़की में कोई गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। देखो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जरूर उसने ही विराट को फंसाया होगा और अब वो उसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। विराट को भी इतनी अकल नहीं है, उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। और सुप्रिया, जब वो तुम्हारे पास आया तो तुम्हें उसकी माँ होने के नाते उसे एक अच्छी एडवाइस देनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कि वो ये शादी ना करे, पर तुमने तुरंत हाँ कर दी। उस लड़की से विराट की शादी तुम कैसे करवा सकते हो? तुम उसकी माँ हो भी या नहीं? सुप्रिया अशोक के इस पुराने तानों से परेशान हो चुकी थी और उन्हें सबकी आदत भी हो गई थी। इसीलिए अब उन्हें अशोक की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी वो जानती है कि अशोक ऐसे ही है। उन्हें पैसों से मतलब है, ना कि अपने बेटे की खुशी से। वो चाहते हैं कि उनके घर में दहेज आए। सुप्रिया ने अभी भी काफी आराम से कहा,
मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, क्या आपने शादी के लिए हाँ नहीं की है? अशोक सुप्रिया की बात से थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। तभी उन्होंने कहा, वो अलग बात है, मैंने विराट को इसीलिए हाँ की क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के रिश्ते पर इसका बुरा असर पड़े। आखिर बाप बेटे का रिश्ता कितना नाजुक और अलग होता है। मैं नहीं चाहता कि एक लड़की की वजह से वो खराब हो जाए और पहले बेटे के जैसे मेरा दूसरा बेटा भी मुझसे दूर हो जाए। सुप्रिया को उनका यह जवाब सुनकर काफी हंसी आ रही थी। आखिर में वो इसे साबित क्या करना चाहते थे? मतलब उनकी बेतुकी बातें करने की आदत आज तक नहीं गई। सुप्रिया को इसीलिए भी हंसी आ रही थी क्योंकि अशोक ये कह रहे हैं कि वो अपना बाप बेटे वाला रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सुप्रिया का माँ बेटे वाला रिश्ता खराब हो जाए क्योंकि वो उसे मना नहीं कर पाए। ये बेतुकी सी बात नहीं है तो क्या है? सुप्रिया ने कहा, अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं विराट को शादी के लिए मना कर दूं? मैं उसे ये कहूं कि आस्था एक आम लड़की है तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर ये नहीं चाहते? अशोक ने कहा, नहीं, तुम मेरा नाम मत लेना। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में कुछ गलत समझे। सुप्रिया ने उन्हें एक आधी स्माइल देते हुए कहा, अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि वो मेरे बारे में गलत समझे जबकि मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है? अशोक, अगर आप अपने बेटे को इतना ही मानते हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि वो आपकी सारी बात सुनता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो आपको ये बात उसे खुद बता देनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। विराट अब जाकर बहुत मुश्किल से मुझसे ठीक से बात करने लगा है। हम दोनों का रिश्ता सुधरने लगा है तो मैं उसे भला क्यों खराब करूंगी, वो भी आपके लिए? आपने किया क्या है? मुझे जिंदगी भर ताने देने के अलावा, मुझसे नफरत करने के अलावा और मेरे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करने के अलावा। आपको सच में लगता है कि इन सब के बाद मैं आपकी बात मानूंगी? कभी भी नहीं। अशोक ने थोड़ा गुस्से से कहा, देखो, तुम भावनाओं में बहकर फैसला लेते जा रहे हो। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। वो लड़की विराट के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा। अगर तुम्हारी ना सुने तो विद्युत को कहो, वो समझाएगा। वो किसी की तो बात सुनेगा। सुप्रिया ने कहा, हम में से कोई भी विराट को कुछ नहीं कहने वाला है। यहाँ पर किसी को भी उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि आस्था हमारे घर की बहू बने। अगर आपको इस शादी से इतनी दिक्कत है तो खुद विराट को मना कर दीजिए ना। अशोक ने कहा, सुप्रिया, तुम पागलों जैसी बातें मत करो। तुम अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हारी बात सुनेगा। देखो, वो किसी भी ऐरी गैरी लड़की को हमारे घर पर नहीं लेकर आ सकता। उसे रातों रात हमारे घर की बहू नहीं बना सकता है। हम नोमानी फैमिली से हैं। अगर वो आम लड़की हमारे घर पर हम ले आएंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी पे मिल जाएगी। तो क्या हुआ अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो? हम उसकी डिलीवरी करवाएंगे, उसका 9 महीने ध्यान रखेंगे और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम उस बच्चे को अपने पास रख लेंगे। वो लड़की फिर अपनी जिंदगी आराम से जी सकती है। वैसे भी हम लोग एक बच्चा रखना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। हम लोग उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, पर शादी करना, ये कहाँ का फैसला हुआ? जैसे ही सुप्रिया ने ये सुना कि आस्था प्रेग्नेंट है तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ा हैरान होकर कहा, व्हाट? आस्था प्रेग्नेंट है? मतलब विराट पापा बनने वाला है? अशोक ने कहा, हाँ, वो लड़की प्रेग्नेंट है और अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इन सब में गड़बड़ क्या है। वो अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है ताकि विराट को ब्लैकमेल कर सके। वो लड़की अगर एक बार हमारे घर में आ गई तो वो सब कुछ हमसे छीन लेगी। क्या पता वो घर में आकर झगड़ा करवा दे या फिर प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करे, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि हम कितने अमीर हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि विराट को समझाओ कि वो शादी ना करे। अशोक अपने आप में बोले जा रहे थे पर सुप्रिया का सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी उन्होंने कहा, हेलो हेलो सुप्रिया, तुम सुन तो रही हो ना? पर जब सुप्रिया ने सुना तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपना फोन साइड में फेंका और आस्था को आवाज लगाते हुए कहा, आस्था, आस्था, जल्दी से बाहर आओ। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? यानी मैं दादी बनने वाली हूँ। मतलब मेरा पहला पोता या पोती इस दुनिया में आने वाला है। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये अब तक की सबसे बेस्ट न्यूज मिली है मुझे। आस्था अपने कमरे में आराम कर रही थी क्योंकि उसका दिन काफी हेक्टिक था। पर जैसे ही उसने सुप्रिया की आवाज सुनी तो वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। सुप्रिया ने उसे नीचे आने का इशारा किया। जब वो उनके सामने पहुंची तो उसने ये सब कुछ सुना और कहा, हाँ आंटी, ये बात सच है। सुप्रिया तो काफी ज्यादा खुश थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो खुशी तन्वी से चाहती थी वो उन्हें आस्था से मिल रही है। पर उनके लिए एक ही बात थी। तभी उन्होंने आस्था को प्यार करते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था।
तुमने क्यों हमसे ये सब छुपाया? ये कितनी बड़ी बात है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। फिर उन्होंने नैना से कहा, चलो चलो जल्दी करो, जाओ आस्था के लिए सूप बनाओ और उसकी पसंद का सारा खाना भी बनाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इतनी सी भी देर भूखी रहे। प्रेगनेंसी में तो बहुत भूख लगती है और बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत आराम से निकलेगी। आस्था ये सब सुनकर काफी खुश थी। जहाँ एक तरफ विद्युत की फैमिली में खुशियों की लहर आ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट न्यूज में एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका था, जिसके बाद तहलका मचने वाला था। उस न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन थी, एक्सक्लूसिव, सुपरस्टार विद्युत नुमानी और फेमस प्लेयर सानिया बजाज रात को प्राइवेटली मिलते हैं। तन्वी अपने कमरे में बैठकर आराम से फेसबुक चला रही थी। जैसे ही वो न्यूज पब्लिश हुई, तब उसके फेसबुक अकाउंट पर अचानक से नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस आने लगे। तन्वी को समझ नहीं आया कि उसे एक साथ इतने नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं। जब उसने अपनी सानिया वाली फेसबुक आईडी से लॉगिन किया, तो उस पर भी काफी सारे नोटिफिकेशन आ रखे थे। तन्वी उन पर क्लिक कर रही थी, पर कुछ खुला ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि अचानक से इंटरनेट स्लो हो गया है। तन्वी बार बार कोशिश कर रही थी कि नोटिफिकेशन खुल जाए या फिर उसे फेसबुक पर कुछ शो हो जाए, पर थोड़ी देर तक ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने फाइनली एक नोटिफिकेशन पर क्लिक किया और वो नोटिफिकेशन खुला भी। इसके बावजूद उसके पास कई सारे मैसेजेस आ रहे थे। तन्वी को लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज तो हुई है। तभी उसके पास अचानक से इतने मैसेजेस आ रहे हैं। जब उसने अपना इनबॉक्स खोलकर देखा, तो उसमें से एक जो फैन पेजेस बने हुए थे, उन पर काफी सारे मैसेजेस आ रखे थे। उसमें से उसने पहला ग्रुप खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारा विद्युत के साथ क्या रिलेशनशिप है। दूसरे ने नीचे लिखा हुआ था, क्या जो आर्टिकल आप दोनों के बारे में पब्लिश हुआ है, क्या वो रियल है। तीसरे ने लिखा हुआ था, सानिया प्लीज हमें रिप्लाई दो, हम सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके बारे में जो कुछ भी खबर पब्लिश की गई है, क्या वो सच है। क्या आप सच में विद्युत नुमानी के साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं। जब तन्वी ने ये सारे मैसेजेस देखे, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये लोग किस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं? तन्वी उस ग्रुप को जल्दी से लीव करके मेन आर्टिकल पढ़ने के लिए आ गई। सबसे पहले उसने वो आर्टिकल खोला और नीचे जाकर सोर्स का पता लगाया कि ये किसने पब्लिश किया है। वहां नीचे गॉसिप न्यूज एजेंसी का नाम था। तन्वी को उस न्यूज एजेंसी का नाम देखकर ही गुस्सा आ गया था, पर फिर उसने जल्दी से आर्टिकल पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें उसके साथ एक पिक्चर भी लगाई गई थी। उस आर्टिकल में कुछ इस तरह से लिखा गया कि कोई रिपोर्टर विद्युत और सानिया के साथ में पिक्चर क्लिक करने में कामयाब हुआ। इसके अलावा वो लोग रात को प्राइवेटली मिला करते हैं। शायद वो दोनों अपनी असलियत मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते, इसीलिए चुपके चुपके अलग जगहों पर मिलते हैं। इसके अलावा उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि वो लोग गाड़ी में मिलने के बाद एक होटल में गए। अगर होटल की बात की जाए तो वहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं किया गया था, बस यही बताया था कि वो लोग अक्सर होटल में मिला करते हैं। और अगर पिक्चर की बात की जाए तो उसमें तन्वी सामने फ्रंट सीट पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी, पर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। बस यही दिखाया गया कि सानिया विद्युत दोनों साथ में थे, ताकि उनका आर्टिकल सही प्रूफ हो सके। जब उसकी पुरानी न्यूज एजेंसी ने वो आर्टिकल रिलीज किया, तब वहाँ काम करने वाले एक रिपोर्टर ने उससे रिलेटेड एक पोस्ट भी शेयर की, जिससे कि सबको यही विश्वास हो कि हाँ, उन्होंने आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। तन्वी ने उस पोस्ट के लिंक पर क्लिक किया। उसमें सानिया के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी, जैसे कि सानिया कभी भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं देती, वो हमेशा पब्लिक से छुपती आ रही है, उसने कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया, वो आखिर में क्या छुपा रही है। इसके अलावा वो विद्युत से रात को चुपके चुपके क्यों मिलती है, पर आप सभी जानते हैं कि वो एक खूबसूरत और इम्प्रेसिव गेमर है। अगर उसमें कोई कमी नहीं है तो फिर वो कभी भी पब्लिक के सामने क्यों नहीं आती, वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती।
आखिर में सानिया बजाज क्या छुपा रही है? पर हम आपके सामने सच्चाई लेकर आए हैं। वो विद्युत की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसीलिए तो वो हमेशा पब्लिक से छुपते हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि वो पब्लिक के सामने नहीं आती, क्योंकि वो अपना रिलेशन कन्फेस नहीं करना चाहती है। पहले पैराग्राफ में तो ये लिखा गया था, इसके बाद सेकंड में लिखा था, नो डाउट कि इन दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है। क्योंकि जब वो फेमस ई स्पोर्ट प्लेयर के लिए पोल रखा गया था, तब उसमें विद्युत ने खुलकर सानिया बजाज को सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि विद्युत ने यह भी बताया था कि सानिया गेमिंग वर्ल्ड में उनकी आइडियल है। इसका मतलब उन दोनों का प्यार काफी पुराना है। विद्युत शुरुआत से ही उन्हें सपोर्ट करते आ रहे हैं। और उस पोस्ट के थर्ड पैराग्राफ में लिखा था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे सानिया विद्युत की कार में बैठी हुई है, जितना कंफर्टेबल वो दोनों दिख रहे हैं, उससे तो ये पता लगता है कि इन दोनों का रिलेशन एक ऑर्डिनरी कपल से कहीं ज्यादा है। तो उस आर्टिकल का और उस पोस्ट का सीधा सीधा मतलब यही था कि उन लोगों ने सानिया की एक ऐसी आइडेंटिटी सबके सामने रख दी, विद एविडेंस कि वो फेमस एक्टर विद्युत नुमानी की मिस्ट्रेस है। क्योंकि सब लोग यही जानते हैं कि विद्युत शादीशुदा है। अगर सानिया उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो उसकी मिस्ट्रेस हुई। उन दोनों ने बेहद चालाकी से ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया था ताकि सानिया की बदनामी हो सके। और अभी तक पब्लिक ये नहीं जानती कि विद्युत की वाइफ और सानिया बजाज एक ही इंसान है। वो हमारी तन्वी है। जैसे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके कुछ मिनटों बाद ही वो न्यूज वायरल होने लगी। इसी के साथ उस आर्टिकल में मेंशन किया गया कपल भी वायरल होने लग गया। विद्युत के फैंस तो पागल ही हो गए थे। उन लोगों ने तो इन दोनों के नाम का हैशटैग बनाना शुरू कर दिया था। पर कई फैन इस बात को पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सानिया काफी गलत कर रही है। तो विद्युत के फैंस सानिया के पेज पर आकर उस आर्टिकल में टैग करके उसे गालियां दे रहे थे। वो यहाँ तक कह रहे थे कि वो काफी गिरी हुई इंसान है जो एक शादीशुदा आदमी के साथ अपना चक्कर चला रही है। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इसके अलावा भी सानिया को काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि सानिया ये सब कुछ इसीलिए कर रही है ताकि उसे अटेंशन मिले, सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ आए और वो फेमस हो जाए, वो भी विद्युत के नाम पर। कई लोग उसे विद्युत की आइटम कहकर बुला रहे थे और इस तरह से उसके ऊपर भद्दे इल्जाम लग रहे थे। साथ में उसके घटिया से घटिया नाम निकाले जाने लगे। तन्वी को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, साथ में बुरा भी लग रहा था। उसने कभी ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि लोग सानिया और विद्युत के न्यूज के बाद इतने पागल हो जाएंगे। कई उसके सपोर्ट में भी खड़े थे। किसी ने लिखा, शायद हम लोग गलत सोच रहे हैं, क्या पता वो दोनों गेम खेलने के लिए मिले हो। उसी के नीचे कमेंट था, हाँ ऐसा हो सकता है, क्या पता उन दोनों को ही वीडियो गेम खेलना पसंद हो और हो सकता है वो इसीलिए साथ में हो। लोग इन कमेंट्स के नीचे भी काफी सारे रिप्लाई लिख रहे थे। तन्वी को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। इन लोगों को रिप्लाई देना चाहिए या नहीं। वो पूरी तरह से स्पीचलेस थी। अभी सही टाइम नहीं था कि वो कुछ एक्सप्लेन करे। उसे कुछ देर इंतजार करना था। वो अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट करने ही वाली थी कि तभी एक प्राइवेट मैसेज आया। तन्वी ने जब उस मैसेज को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, अच्छा ये तो बता दो कि विद्युत बेडरूम में कैसा है। क्या वो सच में एक लंबे टाइम तक चलने वाला मर्द है या फिर कुछ सेकंड में खत्म होने वाला। मैं तो उनकी इंटीमेट स्किल्स जानना बहुत पसंद करूंगी। तुम तो उनके साथ इंटीमेट हुई होगी ना, तो थोड़ी सी टिप्स दे दो कि वो कैसे हैं। क्या वो तुम्हें पूरी तरह से खुश करते हैं। तन्वी ये वाला मैसेज पढ़ के तो सबसे ज्यादा शॉक हुई। उसे नहीं पता था कि उसके फैंस इतने ज्यादा टेरेबल हैं कि वो उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन करने लग जाएंगे। क्या प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं। विद्युत इस वक्त कमरे में नहीं था, वो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तो तन्वी जल्दी से अपना फेसबुक लॉग आउट करके वहां से जाने लगी ताकि उसे इन सब के बारे में उसे बता सके। वैसे भी तन्वी को विला से बाहर निकलते वक्त ये डाउट हो गया था कि किसी ने उनकी पिक्चर क्लिक की है और ये बात सच हो गई। तन्वी विद्युत के पास जा ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो वहां महक का नाम आ रहा था। तन्वी को समझ आ गया कि महक उसे इस वक्त आर्टिकल रिलीज होने के बाद क्यों कॉल कर रही है। पहले तो उसने सोचा कि वो कॉल नहीं उठाएगी, पर फिर उसने कॉल पिक कर ही लिया, वरना महक समझती कि वो डर गई है। महक ने कहा, तो फिर कैसी लगी हमारी मसालेदार खबर। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। आखिर रिपोर्ट भी तो मैंने रिलीज की है और मुझे ये भी समझ में आ गया कि तुम अब तक छुपती क्यों आ रही थी। तन्वी थोड़ा स्पीचलेस फील कर रही थी क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि महक को क्या पता चल गया है।
वो उस टाइम थोड़ा सा डरी हुई थी, पर वो ये शो नहीं करना चाहती थी। तभी उसने थोड़ा कॉन्फिडेंटली कहा, महक सीरियसली, क्या तुम ये सारी चीजें करके बोर नहीं होती हो? तुम हर बार पॉइंटलेस बातें करती हो, मुझे तो बोरियत होने लगी है। प्लीज जाकर किसी और को ढूंढो। महक ने कहा। पॉइंटलेस बातें? मैं कोई पॉइंटलेस बातें नहीं कर रही हूँ। क्या तुमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी और क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है कि अगर विद्युत की वाइफ को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? वो तुम्हारा क्या हाल करेगी? तन्वी, तुम तो अच्छे से जानती हो कि ऐसे रिश्ते कितनी बुरी तरीके से टूटते हैं, साथ में एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी लेकर आते हैं, और एंटरटेनमेंट सर्कल में तो एक काफी होता है। अगर विद्युत अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देंगे तो सोचो, इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा, हर जगह ब्रेकिंग न्यूज होगी और साथ में तुम्हारी बदनामी भी। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? तन्वी को उसकी बकवास सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। कॉल काटने के बाद उसे एक चीज तो रियलाइज हो गई थी कि महक ने उसे अपना नंबर 1 दुश्मन बना लिया है। वो लड़की हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ चुकी है। तन्वी को ये सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करना होगा, वरना इसका विद्युत पर काफी बुरा असर पड़ेगा। वो उस फोन को बेड पर रखकर वहां से जाने ही लगी थी कि तभी विद्युत कमरे के अंदर आ गया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तन्वी विद्युत एक दूसरे के करीब आए और तभी तन्वी ने कहा, देखो इंटरनेट पर जो भी चल रहा है और जो भी न्यूज़ वायरल हुई है वो सब। विद्युत ने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि क्या पब्लिश हुआ है। कल रात को तुमने कहा था कि हमारी किसी ने पिक्चर क्लिक की है, पर मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। अब लग रहा है कि शायद तुम्हारी नज़र बिल्कुल सही थी। खैर, अब तो ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। मुझे ये बताओ कि इन सब के बारे में तुम क्या सोचती हो? हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग तुम्हारे पेज पर आकर काफी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। इन न्यूज एजेंसी वालों ने तुम्हारी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी है। तन्वी विद्युत की बात ध्यान से सुन रही थी। उसे समझ में आ गया कि शायद विद्युत अब उनके रिलेशनशिप को पब्लिक करने की बात कर रहा है। पहले वो दोनों इस चीज पर एग्री नहीं करते थे, क्योंकि दोनों ही इसे प्राइवेट रखना चाहते थे। पर अब ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप पब्लिक करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब वो गलतफहमी नहीं रही जो शादी के वक्त थी। उनके बीच अब सब कुछ ठीक होने लगा था। तन्वी इसीलिए भी अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर आरव को पता चल गया तो वो कहीं से भी उसे ढूंढ लेगा, और वो आरव से ही बचने के लिए मीडिया से दूर रहती थी। उसने कभी भी अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में खुद का चेहरा नहीं दिखाया, पर अब आरव को उसके बारे में पता चल चुका है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, तो अब उसे आरव से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझने के बाद तन्वी ने कहा, ठीक है, तो अब हम इसे पब्लिक कर देते हैं। विद्युत ने कहा, ओके, लेट्स मेक इट पब्लिक देन। इसके बाद विद्युत ने सीधा अमृत को कॉल मिलाया ताकि उसे इस न्यूज के बारे में बता सके। इसके अलावा वो इसकी सारी प्रिपरेशन भी कर ले। अमृत ने उसकी बात को अच्छी तरह से नोट कर लिया था और फिर विद्युत के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर जाकर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था, विद्युत नोमानी को लेकर काफी सारी अफवाहें उड़ रही है। इसके अलावा उन्हें चीटिंग के लिए भी एक्यूज किया जा रहा है। इन सब बातों को क्लियर करते हुए विद्युत ने ठीक 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें सारी बातें क्लियर की जाएंगी। आप सभी लोग वहां पर दिल से इनवाइटेड हैं। ये पोस्ट करने के बाद अमृत ने रिपोर्टर्स को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर दे दी ताकि वो लोग उस इवेंट में पहुंच सके। जैसे ही अमृत ने विद्युत के सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट डाली तो एक बार फिर से उसके फैंस पागल हो गए। साथ में ये भी काफी वायरल होने लगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि विद्युत को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पसंद नहीं है। वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करता, साथ में उसे ऐसी चीजें पब्लिक में बोलनी भी पसंद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली थी। विद्युत को अपनी प्रोफाइल लो रखना ही पसंद है। वो नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेट लाइफ पूरी तरह से पब्लिक हो जाए। वो हमेशा पब्लिक पार्टी में भी कम ही आता है। उसका सोशल मीडिया हैंडल भी कुछ खास एक्टिव नहीं रहता। इसीलिए विद्युत को लेकर इंडस्ट्री में बहुत सारी मिस्ट्री बनी हुई है। सब लोग उसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं पर कभी जान नहीं पाए। पर अब विद्युत सानिया की कंट्रोवर्सी को लेकर पब्लिक के सामने आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पब्लिक को फाइनली अपने जवाब मिलेंगे। साथ में उसे और सानिया को लेकर भी जो अफवाहें फैल रही है उन पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो काफी मजेदार होगी।
वैसे तो विद्युत इसे कल के कल ही क्लियर करना चाहता था, क्योंकि वो ये नहीं देख सकता कि तन्वी को इतने हेट कमेंट्स मिले। पर कल विराट और आस्था की शादी है, वो दोनों ही वहां पर बिजी रहेंगे, इसीलिए विद्युत ने कल की डेट ना रख के परसों की रखी। विद्युत तन्वी दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक रोक लगा दी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाएगी तब तक वो दोनों ही कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे। ना तो सानिया के अकाउंट से कोई भी जवाब दिया जाएगा और ना ही विद्युत के सोशल मीडिया हैंडल से। अब सारी चीजें वहीं पर क्लियर होंगी, क्योंकि वो लोगों को बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे। वैसे भी पब्लिक ने अपना ओपिनियन बनाना शुरू कर दिया था। वो लोग सानिया और विद्युत को लेकर काफी सारी अफवाहें उड़ा रहे थे, साथ में उन दोनों को लेकर कई बातें भी कर रहे थे। जितने भी फैन पेजेस थे उसमें एक जंग छिड़ गई थी कि कौन सही है और कौन गलत। पर विद्युत तन्वी को इन सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग उन्हें जितना इंतजार कराएंगे उनका पेशेंस लेवल भी उतना बढ़ता जाएगा। और जब एक बार सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उन्हें पब्लिक से प्यार भी मिलेगा और साथ में अटेंशन भी। इससे एक बार फिर विद्युत का करियर भी डेवलप हो सकता है। वैसे भी उन दोनों के लिए ये काफी छोटी बात थी। उन दोनों को इस खबर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। कुछ ही देर में डिनर टाइम हो जाता है। सभी लोग ने साथ में बैठकर डिनर किया और फिर विद्युत तन्वी एक छोटी सी वॉक के लिए निकल गए। वैसे तो वहां पर काफी सारे ऐसे घर थे जो खाली पड़े थे। जब तन्वी विद्युत घूम रहे थे तब तन्वी ने एक घर में कुछ अजीब चीज नोटिस की। उसने देखा कि वो पूरी तरह से बंजर है। वहां पर शायद कोई नहीं रहता और वो काफी टाइम से बंद भी पड़ा है, तो इसीलिए उस घर की ऐसी हालत हो रखी थी। विद्युत को एक जरूरी फोन कॉल आ गया, इसीलिए वो बात करने के लिए आगे चला गया और तन्वी वहीं पर खड़े होकर उस घर को देखती रहती है। वैसे तो सोसाइटी को बने हुए 5 साल ही हुए हैं, पर वहां पर जितने भी घर बने हुए थे वो लग्जूरियस विला थे, तो फिर ये घर इतना बंजर कैसे था? इसके अलावा वो बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग दिख रहा था, जिससे तन्वी की सारी अटेंशन उस पर चली गई। पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। वो विद्युत के पास आने लगी, तभी उसे अंदर से एक रोशनी दिखाई दी। फिर से तन्वी का ध्यान वहां पर चला गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये घर खाली पड़ा है तो अंदर से लाइट कैसे आ सकती है। वो थोड़ा करीब गई, तभी उसे एक लड़की की परछाई दिखी, जिसने लंबा सा कोई गाउन पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। वो ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसे उस दिन तन्वी ने किचन में एक लड़की को नोटिस किया था। तन्वी कंफर्म करने के लिए और आगे जा रही थी कि तभी विद्युत ने उसे आवाज लगाई। तन्वी ने उसे देखने के बजाय घर की तरफ देखा तो वो फिर से बिल्कुल वैसे ही था। वहां पर अंधेरा हो रहा था, कोई रोशनी नहीं आ रही थी, ना ही कोई लड़की थी। तन्वी को लगा कि शायद उससे कोई धोखा हुआ है। वो उस चीज को इग्नोर करके वहां से चली गई, पर वो एक बहुत बड़ी चीज से अनजान थी। सच में उस घर में कोई लड़की थी जो उसे देख रही थी। तन्वी विद्युत वॉक करके आए और सीधा सोने के लिए चले गए। विद्युत ने तन्वी को अपने करीब सुलाया हुआ था ताकि उसे अच्छा फील हो। तन्वी ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा विद्युत, क्या आज तुम्हें कोई फोन कॉल अटेंड नहीं करना है? तन्वी उसके पहले वाले मजाक को ही रिक्रिएट कर रही थी। विद्युत ने भी उसे स्माइल देते हुए कहा, ऑफ कोर्स मुझे आज कॉल अटेंड करना है और ये फोन कॉल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना कहने के बाद विद्युत उसके ऊपर आ गया। उसने तन्वी के दोनों हाथ पकड़ लिए थे, पर तभी तन्वी ने वापस कहा, अच्छा ये बात है, अगर आपकी वाइफ को पता चल गया तो क्या होगा? कहीं आप दोनों का डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा? आफ्टर ऑल मैं तो एक मिस्ट्रेस हूँ ना। विद्युत ने अपने लस्टी एक्सप्रेशन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी वाइफ को पता चल जाने दो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगी। पर क्या तुम्हें पता है कि एक मिस्ट्रेस का असल में काम क्या होता है? तन्वी ने पूछा, क्या क्या काम होता है मिस्ट्रेस का? विद्युत ने हंसते हुए कहा, एक मिस्ट्रेस का काम होता है अपने मास्टर को खुश करना, तो अब तुम्हें वही करना पड़ेगा, अपने मास्टर को खुश। उम्मीद करता हूँ कि ये काम भी तुम काफी अच्छे से करोगी। इसके बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं और विद्युत ने अपना प्यार शो करना शुरू कर दिया। वैसे तो तन्वी ने सब कुछ मजाक में कहा था, पर थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। अब उसे विद्युत को खुश करना ही पड़ेगा। इसके बाद उन दोनों ने ही अपनी सेक्सुअली फीलिंग को पूरा किया। अगले दिन तन्वी सुबह जल्दी उठ गई। वो नहा धोकर तैयार हो गई थी और सीधा आस्था के कमरे में गई ताकि आस्था के स्पेशल डे पर उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट कर सके। वैसे भी आज का दिन आस्था के लिए काफी स्पेशल होने वाला था। वो शादी करने जा रही थी। साथ में सर्टिफिकेट लेते वक्त उन दोनों की एक फोटो भी क्लिक की जाएगी, तो उसे अच्छा तो दिखना ही पड़ेगा ना, ताकि उन दोनों की शादी की फोटोग्राफ अच्छी आए। जब तन्वी कमरे में गई तब आस्था भी नहा धोकर बैठी हुई थी, पर तन्वी को पता चल गया था कि वो थोड़ी गुमसुम है।
या शायद नर्वस भी। तभी उसने पूछा, आस्था क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम्हें घबराहट हो रही है? आस्था ने जल्दी से उसे जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आस्था ने वापस कहा, तन्वी क्या सच में आज मेरी शादी हो रही है? कहीं ये सब कुछ सपना तो नहीं है ना? तन्वी को समझ में आ गया कि आस्था ऐसे ही गुमसुम क्यों बैठी है, क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली है और जाहिर सी बात है, शादी वाले दिन हर लड़की नर्वस होती है। आस्था भी इसीलिए डर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसकी शादी हो रही है या कुछ घंटे बाद हो भी जाएगी। वो अंदर से बस थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। तन्वी उसे देखकर हंसने लगी, क्योंकि उसे भी अपनी शादी वाला दिन याद आ गया, जिस दिन वो और विद्युत कोर्ट मैरिज के लिए गए थे। जब उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, तन्वी को भी तब सब कुछ एक सपने जैसा ही लग रहा था। उस दिन तन्वी को ये तक नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, या फिर उसने अपनी जिंदगी का ये डिसीजन लेकर सही भी किया या नहीं। पर जब अमृत उसे लेने के लिए आया और उन्होंने जब अपने मैरिज रजिस्टर पर साइन किए, तब तन्वी को ये सब कुछ सही लगने लगा। उसे सच में उस दिन एक दुल्हन जैसी फीलिंग आ रही थी। हालांकि वो एक कोर्ट मैरिज ही थी, पर उन दोनों ने शादी की थी। इसके बाद उन दोनों की पिक्चर भी क्लिक की गई, ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि हाँ, उनकी शादी हुई है। तन्वी फील कर सकती थी कि इस वक्त आस्था को कैसा लग रहा है, वो क्यों इतनी नर्वस है। जब उसने अपनी शादी वाला दिन याद किया तो उसे हंसी आने लगी, क्योंकि वो दिन इतना ड्रामेटिक था कि पूछो ही मत। उसे खुद को भी नहीं पता था कि वो शादी करेगी, जैसे कि आस्था को नहीं पता था। दोनों की सेम सिचुएशन में ही शादी हो रही है। दोनों को ही कुछ भी ना तो डिसाइड करने का टाइम मिला, ना ही फील करने का। बस ये बता दिया गया कि उनकी शादी है। तन्वी ने इसके बाद एक स्माइल दी और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, आस्था, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारी शादी है, इसीलिए तुम इतनी नर्वस हो, और ये हर लड़की को फील होता है। शादी वाले दिन हर लड़की नर्वस होती है, तो इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। अभी ये गुमसुम सा एक्सप्रेशन अपने चेहरे से हटाओ और खुशी वाला एक्सप्रेशन लेकर आओ। आज तुम्हारा वेडिंग डे है, तुम विराट की वाइफ बनने वाली हो, तुम ब्राइड टू बी हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्या मुंह लटका कर बैठी हो? चलो जल्दी से अपना मूड ठीक करो। अच्छा वैसे आस्था, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बता दिया है? क्या वो लोग जानते हैं कि आज तुम्हारी शादी हो रही है? आस्था ने कहा, हाँ उन्हें पता है। मैंने कल रात को ही उन्हें सारी बात बता दी थी। उन लोगों ने कहा कि अगर मेरी खुशी इसमें है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वो लोग सुबह की ट्रेन से यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद वो लोग विराट के पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे। तन्वी ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। शादी हमेशा दोनों फैमिलीज की मर्जी से ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उन लोगों को भी तो साथ ही रहना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच में भी होती है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता रहेगा तो आगे चीजें आसान होंगी। जब वो लोग यहाँ आएंगे तब विराट के पेरेंट्स से शादी का डिस्कशन कर लेंगे और बाकी सारी चीजों का भी। आस्था ने उसे हाँ कहा। वैसे तो उसे खुश होना चाहिए क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, पर पता नहीं क्यों अंदर से खुश होने के बजाय उसे भारीपन सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसी ने बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों पर रख दिया हो। वो यही डाउट में थी कि क्या उसका शादी के लिए तैयार होना सही है भी या नहीं। आस्था ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और खुद से ही यही कहा कि वो ये कर सकती है, अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। तन्वी ने फाइनली उसके लिए एक खूबसूरत सी रेड ड्रेस निकाली। वो एक तरह से अनारकली कुर्ते जैसा था, जिसके ऊपर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत था। साथ साथ में उसके ऊपर से जो काम हुआ था वो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। आस्था गोरी है, पतली है, साथ में उसका फिगर भी अच्छा है, तो उसके ऊपर ये रेड कुर्ता काफी अच्छा लगता। वैसे भी शादी वाले दिन तो लड़की को रेड ही पहनना चाहिए, इसीलिए तन्वी ने उसके लिए वो कुर्ता निकाला। आस्था ने वो कुर्ता पहना और तन्वी ने उसका अच्छे से मेकअप कर दिया। वैसे तो वो नेचुरली काफी अच्छी दिख रही थी, पर थोड़ा मेकअप तो चलता है। जब सब कुछ डन हो गया तो तन्वी ने दूर जाकर आस्था को देखा, जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी।
तन्वी की तो ये देखकर आंखें ही भर आई। आस्था सच में बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। उसने इससे पहले किसी भी दुल्हन को तैयार होने के बाद ऐसे नहीं देखा था। हर कोई मेकअप के पीछे छुप जाता है, जिससे उसकी नेचुरल ब्यूटी नहीं निखर पाती। पर आस्था में ये चीज उल्टी थी। तन्वी ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया था। आस्था ने अपनी हील्स पहनी और वो दोनों ही नीचे आ गए। वैसे भी दिन की टाइमिंग थी तो उन्हें थोड़ा जल्दी ही तैयार होना पड़ा, क्योंकि आगे चलकर वो लेट नहीं होना चाहते थे। जैसे ही वो नीचे आए, उन दोनों ने देखा कि सुप्रिया भी अपनी स्टिक का सहारा लेकर उनकी तरफ ही आ रही है। साथ में उनके हाथ में ज्वेलरी बॉक्स भी है। जब सुप्रिया को कल ये पता चला था कि आस्था प्रेग्नेंट है, तो वो काफी ज्यादा खुश हुई और उन्होंने आस्था को अपना पुश्तैनी हार गिफ्ट करने का सोचा। ये गिफ्ट प्रेगनेंसी और शादी दोनों की खुशी में था। जब आस्था सुप्रिया के सामने आकर खड़ी हुई, तब उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल परी लग रही हो। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। ये लाल कलर तुम पर काफी जच रहा है। साथ में तुम इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हो कि मेरी आंखें तुम पर आकर ही टिक गई है। पहले जब आस्था सुप्रिया को देखती थी तब उसे एक सुकून मिलता था, पर अब उसे उनके सामने आने में थोड़ी सी शर्म आने लगी थी, क्योंकि सुप्रिया को उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, तो इसकी आदत डालने में टाइम लगेगा। आस्था ने फिर भी जल्दी से स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी। वैसे भी मुझे तन्वी ने तैयार किया है, तो मैं अच्छी कैसे नहीं लगूंगी। सुप्रिया ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर तुम मुझे आंटी क्यों कह रहे हो? बेटा, आज तुम्हारी शादी है, तुम मेरी बहू बनने वाली हो। अब मुझे आंटी की जगह तुम्हें मॉम कहना होगा। तो मुझे आज से मॉम कहना या फिर मम्मी, या तुम्हें जो भी सूट करे, पर आंटी मत कहना। तन्वी ने कहा, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम इन्हें मॉम कहोगी तो तुम्हें भी मुझे भाभी कहकर बुलाना होगा, क्योंकि अब तो तुम विराट की वाइफ हो, तो मैं तुम्हारी भाभी ही हुई ना। आस्था ने भी उसे स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आज से सुप्रिया आंटी को मॉम बोलूंगी और तन्वी तुम्हें भाभी। अब तो ठीक है ना? तन्वी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये पूरी तरह से तुम पे डिपेंडेंट है कि तुम मुझे क्या बुलाना चाहते हो। भाभी भी ठीक है और तन्वी भी। वैसे तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ तो ज्यादा सही है। आस्था ने उसे हाँ कहा। फिर सुप्रिया आगे आई। उन्होंने आस्था को ज्वेलरी बॉक्स हाथ में दिया और कहा, ये मुझे मेरी सास ने दिया था और उन्हें उनकी सास ने। तो ये नुमानी फैमिली का खानदानी हार है, जिसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये अपनी आने वाली छोटी बहू को दूंगी। तुम्हारी आज शादी है, तो मुझे लगा कि ये गिफ्ट आज देना ही ठीक रहेगा। मैं जानती हूँ कि हम लोग तुम दोनों की वापस से शादी करवाएंगे, पर तब वो बात नहीं होगी। देखा जाए तो शादी तुम्हारी आज ही हो रही है, इसीलिए अब से ये हार तुम्हारा। इसे संभाल कर रखना, ये इस खानदान की इज्जत है। आस्था ने कहा, नहीं नहीं मॉम, ये मैं नहीं ले सकती हूँ, ये काफी कीमती है। अगर मुझसे संभाला नहीं गया तो? नहीं नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए। आप मुझे कुछ छोटी मोटी चीज दे दीजिए, मैं उससे काम चला लूंगी। सुप्रिया ने कहा, बेटा, कभी कभार अगर कोई बड़ा आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ भी दे तो उसे रख लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। ये हार मैं मेरी छोटी बहू को बहुत वक्त से देना चाहती थी, तो अब सही टाइम आ गया है कि मैं वो तुम्हें दे दूं, इसीलिए इसे अपने पास रखो। आस्था ने जब उस हार को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोने का हार था जिसमें काफी अच्छा काम हो रखा था। इसके अलावा वो काफी पुराना भी लग रहा था। आस्था को ये देखकर ही पता चल गया था कि उसे ये सब काफी संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर ये गुम हो गया और इसे कुछ भी हुआ तो सुप्रिया को काफी बुरा लगेगा। जब आस्था उस हार को देख रही थी तभी तन्वी ने कहा, मॉम, ये गलत बात है। जब मैं शादी करके आई थी तब तो आपने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। ये तो भेदभाव है, मुझे भी तो कुछ अच्छा सा मिलना चाहिए। सुप्रिया ने उसे हंसते हुए कहा, तन्वी, क्या तुम भूल गई जब तुम इस घर में शादी करके आई थी तब तो मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं और तुम गिफ्ट की बात कर रहे हो। जब तन्वी ने ये सुना तो उसकी शादी वाले दिन का एम्बैरेसिंग इंसिडेंट उसे याद आ गया, और जो उसके और सुप्रिया के बीच में हुआ था। पर इसके बाद उन दोनों का रिश्ता काफी ठीक हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में तो उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई कि सुप्रिया ने तन्वी का साथ कभी नहीं छोड़ा। वैसे भी वो काफी अच्छे इंसान है, तो वो समझ सकती है कि जब किसी दूसरे घर की बेटी किसी की बहू बनकर आती है तो उस लड़की को कैसा लगता है।
इसीलिए सुप्रिया ने हमेशा तन्वी को कंफर्टेबल फील करवाया ताकि उसे कभी भी अपने मायके की याद ना आए। तन्वी को तो उनके इंसिडेंट पर हंसी आ रही थी, पर फिर उसने कहा, मॉम, आप ये कहकर अपनी बात को झुठला नहीं सकती हैं। वैसे भी बड़ी बहू का गिफ्ट पर पहले हक होता है। आस्था तो अब आपकी छोटी बहू है। मुझे नहीं पता मॉम, आपको मुझे गिफ्ट देना ही पड़ेगा, वरना मैं समझूंगी कि आप मुझसे ज्यादा आस्था से प्यार करती हैं। सुप्रिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हें भी गिफ्ट दूंगी, बस अब आस्था से चिढ़ना बंद करो। ठीक है, तो फिर मैं याद रखूंगी, आप भूल मत जाना। सुप्रिया ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं भूलूंगी, और मुझे लगता है कि तुम मुझे ये चीज भूलने भी नहीं दोगी, इसीलिए थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी एक प्यारा सा गिफ्ट दिया जाएगा। तन्वी ये सुनकर काफी खुश हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे आस्था से जलन हो रही थी या फिर वो सुप्रिया से जबरदस्ती कोई गिफ्ट मांग रही थी। वो तो उन तीनों के बीच में एक मस्ती थी। कुछ ही देर में उन लोगों ने सुना कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। तभी तन्वी ने हंसते हुए कहा, ओहो, देखो तो हमारे दूल्हे राजा आ गए हैं। जैसे ही आस्था ने ये सुना तो उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। विराट वहां पर आ चुका था और अब वो दोनों साथ में कोर्ट जाने वाले हैं। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा है कि उसे अपने इमोशंस को समझने का भी टाइम नहीं मिल पाया था। विराट घर के अंदर आया और उसने देखा कि उसके सामने तीन खूबसूरत लेडीज खड़ी हैं, पर सबसे ज्यादा सुंदर उसमें से उसकी होने वाली वाइफ लग रही थी। आस्था शर्माते हुए आगे आई और विराट उसे देखने लगा। वैसे तो जब वो लोग मिलते हैं तब आस्था काफी सिंपल रहती है, ना वो ज्यादा मेकअप लगाती है और ना ही चमकीले और हैवी कपड़े पहनती है। पर आज उसने मेकअप किया हुआ था, साथ में हैवी ड्रेस भी पहनी थी। ऐसा नहीं था कि विराट को आस्था अच्छी नहीं लगी, पर वो उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर थोड़ा सा शॉक में था। वैसे दिल में तो उसने यही कहा, ये कितनी खूबसूरत है यार, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ये लड़की मिली। सच में विराट को आस्था आज काफी अच्छी लग रही थी। उसने पहले कभी भी आस्था को इस तरह से नहीं देखा था। आफ्टर ऑल आज उनकी शादी का दिन था। उसे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि आस्था इतनी सुंदर भी दिख सकती है। विराट तो उसे कुछ देर तक देखता ही रहा। तभी तन्वी ने उससे चिढ़ते हुए कहा, अरे थोड़ी तारीफ तो कर लो तुम्हारी होने वाली वाइफ की, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम आस्था को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गए हो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना कि आस्था इतनी ज्यादा सुंदर दिख रही है। देखिए कैसे नहीं, मैंने जो तैयार किया है। विराट ने तन्वी को देखकर स्माइल की और तभी सुप्रिया ने कहा, हाँ, आज आस्था काफी सुंदर लग रही है। वैसे भी आज इतना स्पेशल डे है तो दुल्हन को तो तैयार होना ही पड़ेगा ना। ऐसा लगना भी तो चाहिए कि हाँ सच में आज उसकी शादी है। चलो अब तुम दोनों जल्दी से जाओ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। मेरी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं कोर्ट के अंदर ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगी। पर तुम चिंता मत करो, जब तुम लोग आ जाओगे तब हम रात को साथ में बैठकर डिनर करेंगे। आस्था ये सुनने के बाद शर्माने लग गई और विराट भी अपने ख्यालों से बाहर आ गया। फिर उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, एक्चुअली प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विराट ने कहा, डैड आज सुबह मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे, साथ में हाउस होल्ड रजिस्टर भी, जिससे कि आगे का प्रोसेस पूरा होता है, पर गलती से उन्होंने उस पर पानी गिरा दिया जिससे पूरी बुकलेट गीली हो गई। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी गीले हो गए। जब वो उन्हें सुखाने की कोशिश कर रहे थे तब वो उनसे फट भी गए, तो अब वो किसी काम के नहीं रहे। मुझे जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो फट गया है, जिसके बिना हम लोग शादी के लिए रजिस्टर नहीं करवा सकते। डैड ने अभी किसी को वो फिक्स करने के लिए बुलाया, पर तब तक के लिए हम लोग शादी रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। मतलब शादी पोस्टपोन हो गई है। सुप्रिया ने जब ये सुना तो उन्हें काफी बुरा लगा और तन्वी ने कहा, इन डॉक्यूमेंट्स को भी एंड मोमेंट पर ही खराब होना था। सच में आज के दिन तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग कितना एक्साइटेड थे पर सब कुछ खराब हो गया। आस्था को भी उस टाइम थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। जब विराट ने उसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन देखा तो उसने बहुत प्यार से कहा, तुम अपसेट मत हो, जैसे ही डेट फिक्स हो जाएगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आई एम सो सॉरी कि मैं ये बात पहले नहीं बता पाया। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं ये कॉल पर कैसे बताऊं।
इसीलिए यहाँ पर पर्सनली कहने के लिए आया था। तुम तैयार भी हो गई हो तो अब मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। आस्था जानती थी कि बिना उन डॉक्यूमेंट्स के वो लोग शादी के लिए रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। वो सब कुछ काफी जरूरी होता है। वो डिसअपॉइंटेड तो थी, पर उसे कहीं ना कहीं एक शांति भी मिल रही थी कि अच्छा हुआ उनकी शादी आज नहीं हो रही है। अब उसे कम से कम शादी के बारे में सोचने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। साथ में उसे खुद की फीलिंग्स भी समझ में आ जाएंगी। वैसे भी ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा था, तो अगर अब उनकी शादी आज नहीं हो रही है तो उसे अंदर से हल्की सी खुशी महसूस हो रही थी। जहाँ एक तरफ उसे थोड़ा बहुत सुकून मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था के पास एक फोन कॉल आया। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ? उसके फादर ने कुछ कहा और फिर उसने थोड़ा शॉकिंगली रिएक्ट करते हुए कहा, व्हाट, आप लोग बेंगलुरु पहुंच भी गए? उसके डैड ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम लोग बस आधे घंटे में बेंगलुरु पहुंच जाएंगे और कुछ ही देर में तुम्हारी लोकेशन पर भी। वैसे भी आज हमारी बेटी की शादी हो रही है, हम इस दिन को कैसे मिस कर सकते हैं? भले ही तुम कोर्ट मैरिज क्यों ना कर रही हो, पर शादी तो शादी होती है ना, तो हमें तो आना ही था। हाँ, बस थोड़ी जल्दी आ गए हम, क्योंकि हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज मिस नहीं करना चाहते थे। तुम तो जानती हो कि आजकल ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, इसीलिए हमने जल्दी से आना ही ठीक समझा। वैसे तुमने बताया कि तुम लोग दिन में कोर्ट जाने वाले हो और वहीं पर रजिस्टर पर साइन करोगे। इसके बाद तुम्हारी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। इसके बाद तो हम एक फॉर्मल फैमिली डिनर रखेंगे ना, क्योंकि ये तो जरूरी है। आखिर तुम दोनों की शादी जो हुई है, तो डिनर तो रखना ही पड़ेगा। आस्था को समझ नहीं आया कि उसे अपने फादर की बात पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये भी चीजें पूरी तरह से बदल गई थी। पर फिर भी उसने जल्दी से कहा, हाँ 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 पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम डिनर रखेंगे। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए कि उसकी शादी पोस्टपोन्ड हो गई है। वो आज कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे क्योंकि विराट के डॉक्यूमेंट्स गीले हो गए हैं, कुछ तो फट भी गए। उसके पेरेंट्स काफी एक्साइटेड लग रहे थे। आस्था के फादर ने कहा, ठीक है, तो हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा, वैसे तुम क्या सीधे कोर्ट जाने वाले हो? क्या हम लोग तुम्हें वहीं पर मिले या फिर हम तुम्हारे घर पर आ जाए? और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छे से होटल में डिनर के लिए लेकर जाएंगे। ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। वैसे भी हमारी बेटी की शादी हुई है, तो उनके ससुराल वालों को तो खुश रखना ही पड़ेगा ना। और तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ा ओकेजन है, तो मैं इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा, ठीक है? आस्था ने फिर कहा, हाँ पापा, मुझे पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, डिनर तो आप लोग रखेंगे ही ऑफ कोर्स। उसके फादर ने कहा, ठीक है, तो अब हम तुम्हें सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। आस्था ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। सुप्रिया ने सारी बातें सुन ली थी, तभी उसने कहा, अब तो आस्था के घर वाले भी यहीं आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? उन्हें हम कैसे बताएंगे कि शादी पोस्टपोन हो गई है? आस्था विराट की शादी है तो सबको खुश होना चाहिए, और आप लोग चिंता मत करिए, मैंने सारी अरेंजमेंट्स करवा दी है। एक्चुअली पुलिस स्टेशन में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त काम करता है, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को सही करके दे देगा। इसके अलावा वो कोर्ट में भी उन डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा। तो तुमने वेडिंग के लिए जो टाइम रजिस्टर करवाया था, तुम उस टाइम पर शादी कर सकते हो।
जैसे ही विराट ने ये सुना तो वो काफी खुश हो गया और उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। विराट जानता था कि उसे ये सारी चीजें किस तरह से हैंडल करनी है। विद्युत ने उसे पूरा प्रोसीजर समझा दिया था। उसकी बहुत कुछ जरूरी मीटिंग थी। इसके अलावा वो आज कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स से भी मिलने वाला था, इसीलिए वो विराट की शादी के लिए नहीं जा पाएगा। पर उसने पहले ही सारी अरेंजमेंट्स करवा दी थी। क्योंकि विद्युत नहीं जा रहा था, इसीलिए सुप्रिया और तन्वी ने कोर्ट जाने का डिसाइड किया। सबसे पहले विराट पुलिस स्टेशन गया। वहां उसने अपने कुछ नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और पुराने वालों को भी ठीक करवाया ताकि वो आगे काम आ सके। कोर्ट में जो वकील उनकी शादी करवाने वाला था वो विराट का दोस्त था, इसीलिए उसने कुछ जुगाड़ बैठाए और उनकी शादी पोस्टपोन नहीं हुई। पुलिस स्टेशन से कुछ पेपर पर साइन करवाने के बाद वो लोग सीधा कोर्ट गए। उनकी शादी शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। सुप्रिया, तन्वी और राखी भी वहां पर थे। अशोक इस शादी से खुश नहीं थे। उन्हें जबरदस्ती हाँ करनी पड़ी थी, इसीलिए वो नहीं आए। अब विद्युत और अशोक को छोड़कर सभी लोग वहां पर मौजूद थे। आस्था, विराट अपनी टर्न आने का इंतजार कर रहे थे। तभी विराट ने पूछा, आंटी डैड क्यों नहीं आए? राखी ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, तुम्हें तो पता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी के लिए हाँ कही है। इसके अलावा वो इन सब के अगेंस्ट भी हैं, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। वो कोर्ट में तुम्हारी शादी में प्रेजेंट नहीं होंगे। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हमारे घर से मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करूंगी। अगर इन लोगों को मेरी गवाही भी लेनी होगी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। राखी ने यहाँ विराट से झूठ बोला था कि अशोक बिजी है, इसीलिए नहीं आए। पर असल में तो उन्हें पता ही नहीं था कि विराट की आज शादी हो रही है। विराट को थोड़ा बुरा लग रहा था कि अशोक नहीं आए, पर उससे उसे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता है कि उसके फादर वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। इसीलिए उन्होंने इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आस्था के पास फिर से उसके डैड का फोन आया। उसने कॉल पिक किया और कहा, पापा आप लोग कहाँ पर हैं? आपने उस वक्त कहा था कि आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, पर अभी तक आप लोग आए नहीं हैं। कहीं आप लोग रास्ता तो नहीं भूल गए? उसके फादर ने कहा, बेटा हमें नहीं लगता कि हम टाइम पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन को बीच में ही रोक दिया गया है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि आगे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेन की पटरियां तोड़ दी है और हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से ट्रेन यहीं पर खड़ी है और अगर हम स्टेशन पहुंच भी गए तब भी कोर्ट आने में हमें कम से कम 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। पर तुम चिंता मत करो, तुम लोग अपनी शादी रजिस्टर करवा लो, साइन कर लेना और सारी फॉर्मेलिटी को भी पूरी कर लेना। हम लोग आकर तुमसे मिल लेंगे। आस्था ने थोड़ा अपसेट होते हुए कहा, इसका मतलब आप दोनों मेरी शादी पर मौजूद नहीं रहेंगे? ओह गॉड, इन लोगों को भी आज ही प्रोटेस्ट करना था। अगर आप लोग जल्दी आ सके तो प्लीज कोशिश करना, वरना हम लोग ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। यहाँ पर वैसे भी सब कुछ फिक्स रहता है। उसकी मॉम ने फोन लेते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग पहुंच जाएंगे। बस तुम्हारी शादी के वक्त वहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद जो भी होगा तब तो हम हैं ही ना, इसीलिए तुम लोग देरी मत करना। हम तुम्हारी शादी के फोटोग्राफ्स देख लेंगे, उसी से हमें लगेगा कि हमने तुम्हारी शादी अटेंड कर ली है। आस्था ने कहा, ठीक है मॉम, अगर आप कहती है तो हम देरी नहीं करेंगे, पर फिर भी कोशिश करना कि आप यहाँ पर पहुंच जाएं। उसकी मॉम ने हाँ कहा और उन लोगों ने कॉल कट कर दिया। फिर आस्था ने कहा, मेरे पेरेंट्स टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। वो कह रहे हैं कि स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर पहले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने ट्रेन की पटरियां तोड़ दी है, साथ में आगे रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उन लोगों को आने में देर हो जाएगी। सुप्रिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, हम भी तो तुम्हारी ही फैमिली हैं। जब वो लोग आ जाएंगे तब तुम उन्हें अपनी शादी के पिक्चर दिखा देना। ठीक आधे घंटे बाद उन लोगों का नंबर आ गया और उन लोगों ने मैरिज रजिस्टर पर अपने सिग्नेचर किए। उन लोगों ने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की। 15 मिनट के लंबे प्रोसीजर के बाद उन्हें फाइनली उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। विराट ने आस्था को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया और वरमाला भी पहनाई। वरमाला दोनों ने एक दूसरे को पहनाई थी। उनकी शादी भी रजिस्टर हो गई थी। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि सोचा गया था।
उन लोगों ने साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाई और वो लोग कोर्ट से बाहर आ गए। आस्था विराट दोनों को ही अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन लोगों की फाइनली शादी हो गई है। अब से वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। राखी ने बाहर आने के बाद कहा, कंग्रेचुलेशंस, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। अच्छा विराट, मैं घर जा रही हूँ, मुझे काफी सारी अरेंजमेंट्स करनी है। प्लस आस्था के पेरेंट्स भी तो आने वाले हैं, तो हमें उनके रुकने का इंतजाम भी करना है। एक बार तो वो हमारे घर ही रुकेंगे। सुप्रिया और तन्वी ने भी कहा। कंग्रेचुलेशंस, सुप्रिया ने आगे कहा। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे छोटे बेटे ने शादी कर ली। अब मुझे बस मेरे पोते पोती के आने का इंतजार है। आस्था ये सुनकर शर्माने लगी। फिर उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच, हमें आप लोगों का आशीर्वाद ही चाहिए। वैसे मम्मी, अब आपको घर जाना चाहिए। आप इतनी देर यहाँ पर रुक गई हैं, वही बहुत है। इससे ज्यादा अगर आपने अपनी बॉडी को एग्जॉस्टेड फील करवाया तो सही नहीं होगा। तन्वी ने कहा, पर अभी तक आस्था तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए हैं। वो लोग सीधा कोर्ट आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ देर रुककर उनका इंतजार करना चाहिए। जब वो लोग आ जाएंगे तब हम चले जाएंगे। आस्था ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं और विराट यहीं पर हैं। हम लोग उन्हें लेकर विराट के घर चले जाएंगे। आपको यहाँ पर रुककर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तन्वी, तुम तो जानती हो कि मॉम अभी अभी रिकवर हुई है। अगर वो इस तरह से यहाँ पर रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसीलिए प्लीज आप दोनों घर जाइए, हम लोग आ जाएंगे। तन्वी ने कहा, ठीक है, तो फिर हम लोग भी चलते हैं। अब सीधा रात को डिनर पर मिलेंगे। सुप्रिया, राखी और तन्वी तीनों ही वहां से चले गए। अब विराट और आस्था ही वहां पर खड़े थे। उन दोनों को समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए, एक दूसरे से क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी नए नए हस्बैंड वाइफ बने हैं, तो आदत डालने में थोड़ा टाइम तो लगना ही था। विराट ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, अच्छा वैसे मेरे लॉस नहीं दिख रहे हैं, वो कितनी देर में आएंगे? वैसे भी मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब आस्था ने ये सुना कि विराट उनके पेरेंट्स को इन लॉज बुला रहा है तो उसे अंदर से काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसका यही मतलब है कि विराट इस शादी को अडॉप्ट कर चुका है, इसके साथ हुए चेंजेस को भी। आस्था ने कहा, रुको मैं उन्हें कॉल करती हूँ। आस्था ने कॉल की और कुछ देर बाद की। फिर उसने कहा, ठीक है, आप लोग वहीं रुकिए, हम आपको लेने के लिए स्टेशन आ रहे हैं। वैसे भी अब यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। आस्था और विराट दोनों ही उन्हें लेने के लिए स्टेशन चले गए। आस्था को कार में बैठे हुए अभी वो मोमेंट याद आ रहा था जब विराट ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था और गले में मंगलसूत्र पहनाया था। ये आज उसकी लाइफ का अभी तक का बेस्ट मोमेंट था, जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। भले ही उसने शादी का डिसीजन जल्दबाजी में क्यों ना लिया हो, पर वो विराट को पसंद करती है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। वो दोनों ही आधे घंटे के अंदर स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद विराट ने देखा कि स्टेशन के बाहर एक ओल्ड कपल खड़ा हुआ है, जिन्होंने काफी अच्छे पर लो क्वालिटी के कपड़े पहने थे। इसके अलावा उनके पास काफी सामान भी था। विराट को समझ में आ गया कि वो दोनों ही आस्था के पेरेंट्स हैं। आस्था कुछ कुछ अपने फादर जैसी दिखती है। वो एक टीचर है, तो उनके चेहरे से ही टीचर वाली फील आ गई। वो दिखने में थोड़े स्ट्रिक्ट लग रहे थे। तो वहीं आस्था की मम काफी प्यारी थी। वो एक हेल्थ केयर वर्कर थी और उन्होंने कई बड़ी बड़ी जगह पर काम किया था। आस्था ने जैसे ही उन दोनों को देखा, वो भागकर उनके पास चली गई। उसने सबसे पहले अपनी मॉम को गले लगाया। वो काफी टाइम बाद उन्हें देख रही थी, इसीलिए उसे काफी अच्छा लग रहा था। विराट उसके जस्ट साइड में ही खड़ा था। तभी आस्था के फादर ने उससे पूछा, बेटा क्या यही हमारे दामाद जी हैं? आस्था ने जब उनके मुंह से दामाद वर्ड सुना तो वो थोड़ा सा हैरान हुई, क्योंकि सच में उसकी लाइफ बदल रही थी। उसके पेरेंट्स भी विराट को एक्सेप्ट कर चुके थे। तभी उसने हाँ कहा। विराट ने जल्दी से उनके पैर छूते हुए कहा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आप दोनों कैसे हैं? आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आस्था के फादर ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर ये फादर इन लॉ और मदर इन लॉ क्या होता है? तुम हमें मॉम डैड बुला सकते हो। विराट ने उन्हें स्माइल देते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो मैं आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि मुझे आपको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, तो मैंने आपको ये कहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की बहुत जल्दी बॉन्डिंग हो जाएगी। आस्था की मॉम ने उसे देखते हुए कहा, मेरी प्यारी सी बच्ची कितनी अच्छी लग रही है। देखो कहाँ तुम छोटी सी थी और अब कहाँ तुम्हारी मांग में सिंदूर है। तुम किसी के घर की बहू बन गई हो। हम तुम्हारी शादी के टाइम नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। और वैसे भी अभी तो तुम दोनों की एक बार फिर से शादी होगी। आस्था के फादर ने कहा, बेटा तुमने अपने लिए काफी अच्छा लड़का चुना है।
विराट बहुत ही प्यारा बच्चा है, हमें तुम्हारी चॉइस पर कोई डाउट नहीं है। विराट ने उनका सूटकेस उठा लिया और कहा, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलिए कार में बैठिए, हमें घर भी चलना है, आप लोग काफी थक गए होंगे। इतना कहने के बाद विराट ने जल्दी से उनके सूटकेस कार के ट्रंक में डाल दिए और बाकी सब लोग कार में बैठ गए। आस्था के पेरेंट्स दोनों ही विराट से काफी सेटिस्फाइड थे। उन्हें खुशी हो रही थी कि आस्था ने अपने लिए किसी ऐसे वैसे लड़के को चूज नहीं किया है। जब उन्होंने उसकी शादी का डिसीजन सुना तो वो थोड़े से हैरान थे, पर अब जब वो फाइनली अपने सन इन लॉ से मिले तो उन्हें काफी खुशी हुई। उन्हें बस एक सेटिस्फेक्शन था कि उनकी बेटी सही हाथों में गई है। विराट उनकी बेटी को बहुत अच्छे से रखेगा, कभी कोई कमी नहीं आने देगा। जब सभी लोग कार में बैठे थे तब विराट ने कहा, मॉम डैड, आप दोनों ही सबसे पहले मेरे घर चलेंगे, मेरे पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। वैसे आप लोग इतना जल्दी आए हो और ये सब कुछ भी इतना जल्दबाजी में प्लान हुआ कि ज्यादा कुछ अरेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। पर मैं अभी आंटी को फोन कर देता हूँ, वो आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देंगी। वैसे भी वो आपका घर पर इंतजार कर रही हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल होकर रहें, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हाँ, मैंने होटल भी बुक करवा दिया है। अगर आप लोगों को मेरा घर आना ठीक ना लगे तो आप लोग होटल पर भी जा सकते हैं, मैंने वहाँ सब कुछ अरेंज करके रखा है। जब विराट ने ये कहा कि वो उन दोनों को अपने घर लेकर जाना चाहता है तो ये चीज आस्था के पेरेंट्स को थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि वो अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रुक सकते थे। तभी आस्था की मॉम ने कहा, विराट, हम लोग थोड़ी पुरानी सोच वाले हैं और हमारे में ये माना जाता है कि लड़की की फैमिली कभी उसके ससुराल में नहीं रुकती है। जब तक कि कोई फंक्शन ना हो या फिर किसी की डेथ ना हुई हो तो हम लोग तुम्हारे घर नहीं रुक सकते हैं। ये करना भी हमें अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी। आस्था की आज ही शादी हुई है तो पहले दिन में उसके घर पर जाना ठीक नहीं है, विराट ने कहा। अच्छा, ऐसा भी होता है? मुझे नहीं पता था। मैं तो बस आपको इसीलिए कह रहा था क्योंकि मुझे लगा आप लोग आस्था के साथ वहाँ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आस्था के फादर ने कहा, हम लोग तुम्हारे घर तो नहीं रुक सकते हैं, पर हम होटल में रुक जाएंगे या फिर आस्था के घर पर, वो भी तो खाली है। आस्था ने खुश होकर कहा, हाँ, आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हैं। वैसे भी मैं इस वक्त सुप्रिया आंटी के पास रह रही हूँ, मेरा सामान भी आधा वहीं पर है तो मेरा अपार्टमेंट खाली है। आप लोग वहाँ पर आराम से रह पाएंगे और आप दोनों को वहाँ पर अजीब भी नहीं लगेगा, विराट ने कहा। बिल्कुल नहीं मॉम डैड, आप दोनों आस्था के अपार्टमेंट पर नहीं जा रहे। मैंने देखा है कि वो बहुत छोटी जगह है, आप दोनों वहाँ पर कैसे रहेंगे? आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं और अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। मैं आपको इतनी छोटी सी जगह पर नहीं रहने दे सकता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें, इसीलिए मैंने हमारा पर्सनल होटल बुक कर दिया है। आप लोग वहाँ पर रहेंगे और आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समझिए कि वो होटल आप लोगों का ही है, आस्था के फादर ने कहा। नहीं नहीं बेटा, हम लोग फ्री में कैसे रह सकते हैं? ऐसे अच्छा नहीं लगता, विराट ने कहा। डैड, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने कह दिया ना कि आप लोग हमारे होटल में रुकेंगे, मतलब आप वहीं रुकेंगे। मैंने सब कुछ अरेंज करवा दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही फ्री की बात, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। क्या मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? जब आस्था के फादर ने ये सुना कि विराट उनके लिए इतना कुछ कर रहा है, साथ में वो फैमिली का हिस्सा बनने की भी कोशिश कर रहा है, तो उन्हें काफी अच्छा लगा और वो दोनों भी मान गए, क्योंकि वो विराट को दुखी नहीं करना चाहते थे। आस्था को भी ये देखकर काफी अच्छा लगा कि विराट उसके पेरेंट्स को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। इसके अलावा वो फैमिली का हिस्सा बनने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। वो जानती है कि ये सब कुछ विराट के लिए कितना नया है, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश में लगा है कि सब लोग खुश रहें और किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विराट ने पहले अपने ब्लूटूथ ईयरफोन पहने और इसके बाद उसने सीधा अशोक को कॉल मिलाया ताकि उनसे ये सारी न्यूज़ शेयर कर सके, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि इतना कुछ हो चुका है। अशोक ने कॉल पिक किया और कहा, क्या हुआ विराट, तुम मुझे अभी कॉल क्यों कर रहे हो? मैं बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं कॉल कर रहा हूँ, विराट ने कहा।
पापा एक बार मेरी बात सुनिए। आप फोन उठाते ही फोन रखने की बात कर रहे हैं। मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि आस्था के पेरेंट्स बेंगलुरु आ गए हैं और इस वक्त मेरे साथ कार में हैं। क्या आज रात आप साथ में डिनर करने के लिए फ्री हैं? मैंने सोचा कि दोनों फैमिलीज को साथ में बैठकर डिनर करना चाहिए ताकि आगे की बातें भी हो सके और सब कुछ क्लियर भी। अशोक का आस्था के पेरेंट्स से मिलने का जरा सा भी मन नहीं था, क्योंकि वो अभी भी उन्हें अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा रिच है और आस्था की फैमिली मिडिल क्लास है, तो उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं बन सकता। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, देखो विराट, अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र रखो। वैसे भी तुम्हें अभी तक तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तुम्हारी कोर्ट मैरिज भी तो रह गई ना, तो पहले वो सब हो जाने दो, उसके बाद हम लोग। विराट ने जल्दी से उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है और हम लोगों की लीगली शादी भी हो गई है। जैसे ही अशोक ने ये सुना तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने यही सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर में विराट आज शादी कैसे कर सकता है। तभी उन्होंने पूछा, एक मिनट, जरा फिर से कहना, अभी तुमने क्या कहा? कहीं ये किसी तरह का मजाक तो नहीं है? विराट उनकी बात से ही जान गया था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है, पर उसने खुद को शांत रखा क्योंकि वो आज के दिन उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता। तभी उसने कहा, डैड, मैं जानता हूँ कि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स गीले हो गए थे और कुछ तो खराब भी हो गए थे, साथ में हमारे घर के पेपर भी गीले हो चुके थे, पर भाई ने इसका रास्ता निकाल दिया था। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहां पर उसकी रिपोर्ट लिखाई और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी रिन्यू करवा लिए हैं। भाई ने कहा कि उनके दोस्त पुलिस स्टेशन में काम करते हैं जो इन सब में मेरी मदद कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स बच गए थे उसके लिए मैंने वकील को थोड़े पैसे खिला दिए, जिससे कि हमारा काम बन गया। इन शॉर्ट, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी शादी जिस टाइम पर फिक्स हुई थी उसी टाइम पर हो गई। हम लोगों ने शादी रजिस्टर करवा ली है और अपना सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो हम दोनों ही मैरिड हैं। अशोक ने थोड़ा गुस्से में कहा, विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? तुम अपनी शादी कैसे रजिस्टर करवा सकते हो, वो भी मेरे परमिशन के बिना? विराट ने कहा, पर डैड, आपने कल ही तो उसके लिए हाँ कही थी। आपने कहा था कि मैं शादी कर सकता हूँ, पर ये आपकी परमिशन के बिना कहाँ हुआ है? अशोक ने कहा, मैंने हाँ की थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम सच में शादी कर लोगे। मुझे तो लगा था कि तुम थोड़ा इंतजार करोगे, वो तो बस तुम्हें रोकने का एक तरीका था। कल अशोक को यही लग रहा था कि आस्था ने उसके बेटे को फंसा लिया है। वो अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है ताकि विराट की वाइफ बन सके और उनकी फैमिली का हिस्सा भी, ताकि आगे चलकर उसे काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाए। अशोक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो आस्था को अपने घर की बहू बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नए तरीके सोचे जिससे कि वो शादी को रोक सके। अशोक ने राखी को ये कहने के लिए कहा था कि वो विराट को ये कहे कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है, पर फिर वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनकी शादी में देर हो जाएगी। इससे आस्था और विराट के बीच में गलतफहमी पैदा होगी और आस्था को ये लगने लगेगा कि विराट उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिससे कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। ऐसे आस्था विराट को छोड़ भी देगी और अशोक विराट के बीच में जो रिश्ता है वो भी खराब नहीं होगा। पर अब जब उन्होंने सुना कि विराट ने आस्था से सच में शादी कर ली है तो वो गुस्से के मारे पागल होने लगा, क्योंकि उनका पूरा प्लान खराब हो गया था। उन्हें तो एक बार के लिए ये भी ख्याल आया कि कहीं विराट को उनके प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। उन्होंने ही सुबह उनके डॉक्यूमेंट्स गीले किए थे और ऐसे दिखाया कि वो ठीक करते वक्त फट गए हैं। अशोक जानते थे कि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना वो अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवा पाएगा। ये सब कुछ उसका सोचा समझा प्लान था, पर अब ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। अशोक को कुछ भी समझ नहीं आया कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे थे। तभी उन्होंने कहा, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं डिनर पर नहीं मिल सकता हूँ। तुम अपनी आंटी से बात कर लो। इतना कहने के बाद अशोक ने गुस्से में कॉल कट कर दिया और विराट भी समझ गया था कि उनका बात करने का मूड नहीं है। वो जानता था कि अशोक आस्था को पसंद नहीं करते हैं। उसने उनके अगेंस्ट जाकर शादी की है, तो अब उसे ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। विराट ये भी जानता है कि सुबह उसके जो डॉक्यूमेंट्स गीले हुए थे वो भी उसके फादर ने जानबूझकर किए थे ताकि शादी में देर हो जाए। वो जानता था कि ये सब कुछ उसके फादर का प्लान था। हालांकि उसे पता है कि उसके फादर आस्था के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आस्था ने विराट को धोखे से फंसाया है, या फिर वो उसे बच्चे के लिए ब्लैकमेल कर रही है ताकि आगे जाकर उनकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। पर विराट को पूरा विश्वास था कि आस्था ऐसी लड़की नहीं है,
इसके अलावा अशोक अभी आस्था को अच्छे से नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे लेकर बहुत गलत सोच बना रखी है। जब एक बार अशोक को आस्था के बारे में पता चल जाएगा तो शायद उनका प्रोस्पेक्टिव बदल जाए। विराट को पता था कि उसने क्या किया है। उसे आस्था से शादी करनी थी तो उसने की, भले ही उसके फादर के अगेंस्ट जाकर क्यों ना की हो। पर वो जानता है कि आगे सब कुछ वो संभाल लेगा। अशोक का कॉल काटने के बाद उसने सोचा कि उसे राखी से बात करनी चाहिए ताकि वो घर पर सारी अरेंजमेंट्स कर सके। आस्था साइड में बैठी हुई थी, तभी उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें मॉम के पास चलना चाहिए बजाय आपके घर जाने के। विराट कुछ देर तक आस्था को देखता रहा, फिर उसने आगे कहा, मैं वहां पर लगभग 1 महीने से रह रही हूँ। वो मुझे बहुत पसंद करती है। 1 महीना उन्होंने मुझे अपनी बेटी के जैसा ही रखा है। मुझे कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। हमेशा मेरे खाने पीने का ध्यान रखा है, वो भी तब जब वो खुद बीमार थी। मुझे वो दिल से बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा साफ दिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें वहां चलना चाहिए। हम लोग उनके साथ भी तो खाना खा सकते हैं, उन्हें काफी अच्छा लगेगा। वैसे भी वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती थी तो मैं उन्हें इन सबसे मिलवा दूंगी। वैसे भी वो सुबह से ही मेरे लिए स्पेशल खाना प्रिपेयर कर रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी पर फिर भी वो मेरे लिए, आपके लिए कोट आई ताकि हमारी शादी देख सके। तो मुझे सच में लगता है कि हमें पहले वहीं चलना चाहिए। विराट ने कुछ देर तो सोचा और फिर उसने आस्था को हाँ कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी सुप्रिया को पसंद करने लगा था। उनके बीच में जो नफरत की दीवार थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, इसीलिए विराट ने जल्दी से हाँ कर दी। विराट सबसे पहले होटल गया। उसने वहां पर आस्था के पेरेंट्स का सामान रखा, उन्हें चेक इन करवाया और थोड़ी देर में वो लोग विद्युत के घर आने के लिए निकल गए। तो वहीं दूसरी तरफ अशोक काफी गुस्से में था। जब उन्होंने विराट से बात करके कॉल कट किया तो उन्होंने सीधा गुस्से में राखी को कॉल मिलाया, क्योंकि राखी ने उन्हें ये नहीं बताया था कि विराट ने शादी कर ली है। उन्होंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपा कर रखी, तो अब जाहिर सी बात है वो उनसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। राखी ने कॉल जैसे ही पिक किया तब अशोक ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। राखी, तुम्हें पता नहीं कि तुमने आज क्या किया है। तुमने मुझे धोखा दिया। राखी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कब धोखा दिया? अशोक ने कहा, ओह प्लीज अब बनो मत। मुझे पता चल गया है कि विराट ने शादी कर ली है, वो भी उस आस्था से जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट था। उस लड़के ने मेरे खिलाफ जाकर शादी की और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई भी, जिसका मुझे इस शादी वाली बात से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सच में राखी, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा तुम उसे रोक लोगी। मुझे लगा था कि हमारा प्लान काम आ जाएगा, पर मेरे लगने से क्या होता है, तुमने उसे रोका ही नहीं। और मुझे समझ नहीं आया कि विद्युत का कौन सा दोस्त पुलिस स्टेशन में काम करता है, किसने आकर उसकी मदद कर दी। और विद्युत को अचानक से अपने छोटे भाई पर इतना प्यार कैसे आने लग गया? पता नहीं क्यों सब लोग मिलकर बस मेरी बैंड बजाने में लगे रहते हो। राखी ने कहा, देखिए अगर मैं बातें नहीं छुपाती और विराट को सच्चाई बताती तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और न जाने वो आपके बारे में क्या क्या सोचने लग जाता। इसीलिए मैंने आपको भी नहीं बताना बेहतर समझा। और रही बात पुलिस स्टेशन में काम कर रहे एक फ्रेंड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सूरज है। वही पुलिस स्टेशन में काम करता है, तो हो सकता है कि उसने विराट के डॉक्यूमेंट्स में मदद की हो। अशोक ने गुस्से में कहा, ये सूरज फिर आ गया। इसकी वजह से पहले भी तमाशा हुआ और वापस से वही हो रहा है। ये विद्युत को भी पता नहीं विराट की मदद करने में क्या मजा आ रहा है। पब्लिक में तो दोनों जानवरों के जैसे लड़ते हैं और अब देखो एक दूसरे को कितना प्यार जता रहे हैं। ये विद्युत हमेशा ही मुझे डिसअपॉइंट करता है। पता नहीं ये मेरा बेटा कैसे है। अशोक भले ही गुस्से में थे और उन्होंने विराट, विद्युत, सूरज को, यहाँ तक कि राखी को भी भला बुरा क्यों ना कहा हो, पर उन्होंने सुप्रिया को कुछ भी नहीं कहा। उनके बारे में कोई गलत शब्द नहीं निकाला, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछली बार उन्होंने सुप्रिया को काफी कुछ सुना दिया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। साथ में वो काफी क्रिटिकल स्टेज पर आ गई थी। उन्होंने उस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा बुरा फील किया, तो उन्होंने तय किया कि वो सुप्रिया को कुछ भी गलत नहीं कहेंगे। राखी ने उन्हें थोड़ा समझाते हुए कहा,
मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ओवर रिएक्ट करना चाहिए। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और विराट आपकी सारी बात मानता है। वो बस अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। उसने बस हमसे बात की, हमें बताया कि वो आस्था से शादी करेगा। ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने भागकर शादी की है या हमें बिना बताए शादी कर ली हो। देखिए, विराट बड़ा हो गया है, अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम। बच्चे अपनी मर्जी की ही करेंगे। आप ये तो शुक्र मानिए कि उसने हमसे छुपाकर कुछ भी नहीं किया, वरना आपको ज्यादा बुरा लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सब के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी शादी में गई थी और मैं देख सकती थी कि वो कितना खुश है। मैं देख सकती थी कि उसके चेहरे पर वो खुशी जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं हमेशा उसकी स्टेप मॉमी रहूंगी और मेरा कोई खुद का बच्चा भी नहीं है, इसीलिए मेरी खुशी विराट में है। मैंने उसे बचपन से अभी तक बड़े होते हुए देखा है। उसकी हंसी खुशी में उसका साथ दिया है, तो आज मैं कैसे पीछे हट जाती। मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हैं, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। उन्होंने अब शादी कर ली है, अब वो चीज नहीं बदल सकते हम। पर अगर अब आपने आगे भी अपना रिश्ता इसी तरह से खराब किया, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक हो पाएगा। इस घर से सुख शांति चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारी बातें भूल जानी चाहिए और उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी आस्था के पेरेंट्स बेंगलुरु आ चुके हैं, तो हमें उन लोगों को आज रात डिनर पर बुलाना चाहिए। अशोक ने राखी की बात सुनने के बाद गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ, सुना तुमने? मैं ना तो विराट को माफ करूंगा और ना ही उस लड़की को कभी भी अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। इन लोगों ने मुझसे बिना पूछे शादी की है, मेरी परमिशन के बिना, तो मैं इसके अगेंस्ट ही रहूंगा। राखी, मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ कि अगर वो लोग बाद में तुम्हारे पास आते हैं या विराट तुमसे कुछ भी कहता है, तो तुम उनके साथ डिनर करने के लिए जा सकती हो। तुम भले एक अच्छे से रेस्टोरेंट में सब लोगों के लिए टेबल बुक कर सकती हो, ताकि लड़की के घर वालों को भी पता चले कि उन्होंने कितने बड़े खानदान में अपना रिश्ता तय किया है। पर लड़के के पेरेंट्स इससे खुश नहीं है, तो ये देखकर उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। मैं बस उस लड़की के घर वालों को नीचा दिखाना चाहता हूँ, उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों को रियलाइज हो कि वो कितने गलत हैं। राखी ने काफी आराम से कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप अभी भी गुस्सा हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब इन सबका फायदा नहीं है। उन लोगों ने शादी कर ली है, तो आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आज एक अच्छे से होटल में टेबल बुक करवा रही हूँ और हम दोनों ही आस्था के पेरेंट्स से मिलेंगे, उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। आखिर में अब वो हमारे समधी हैं। अशोक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ, सुना तुमने? कहीं भी नहीं। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं किसी से नहीं मिल रहा और ना ही मुझे इन सब के बारे में अब बात करनी है। इससे पहले कि राखी कुछ भी कहती, अशोक ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। वो इस वक्त काफी गुस्से में था। राखी को यही डर लग रहा था कि कहीं इन सब की वजह से विराट और अशोक में दूरियां ना आ जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी थी। राखी चुपचाप सोफे पर बैठ गई और सारी बातें सोचने लगी। उन्हें सबसे पहले इस चीज का बुरा लग रहा था कि अशोक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। वो 50 साल के हो चुके हैं। क्या इस उम्र में उन्हें ये सब कुछ करना शोभा देता है? वो अपने बेटे की शादी खुलकर एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर वो नहीं करना चाहते। राखी भी शादी को और इन सारी सिचुएशन को इसीलिए एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि वो जानती है कि जब अशोक इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उनके पास विराट ही बचेगा। वैसे भी अशोक राखी से 10 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब उनकी डेथ पहले होगी, तो इसके बाद इस दुनिया में उनके पास फिर विराट ही बचेगा, क्योंकि उनका कोई खुद का बच्चा नहीं है। इसीलिए वो विराट से अपना रिश्ता सही रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उनके बीच में दूरियां आ जाए। ये मतलब ही सही, पर वो विराट की खुशी में खुश हो रही है। राखी ने आज तक विराट की हर बात मानी, उसे काफी सारा प्यार भी दिया, क्योंकि वो जानती है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उनके बुढ़ापे का सहारा वही बनेगा। उनकी आने वाली वाइफ भी उनका ही काम करेगी। हाँ, राखी को भी यही लगता है कि विराट को एक अच्छे घर में शादी करनी चाहिए, एक अमीर लड़की से, जिससे कि उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड बना रहे। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक लो क्लास की लड़की को चुना, जिससे उनकी फैमिली की इज्जत कहीं ना कहीं डाउन हो गई। वो लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर रिस्पेक्ट, पावर, मनी, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। इसीलिए अशोक भी काफी गुस्सा थे, क्योंकि वो जानते हैं कि आस्था के फैमिली स्टैंडर्ड से उनकी इमेज पर काफी फर्क पड़ेगा। पर अब विराट ने आस्था से शादी कर ली है और वो ये सिचुएशन नहीं बदल सकते हैं। पर राखी को एक चीज ये तो साफ दिख रही थी कि आस्था थोड़ी कमजोर है, वो उसे बहुत आराम से कंट्रोल में रख पाएगी। इतना सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने फाइनली उनके शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवा ली, ताकि रात को आस्था के पेरेंट्स के साथ डिनर कर सके।
राखी काफी देर अकेली बैठी रही। तभी उन्हें याद आया कि काफी वक्त बीत चुका है पर विराट का एक बार भी कॉल नहीं आया। इसके अलावा विराट ने कहा था कि वो आस्था के पेरेंट्स को लेकर सीधा घर आएगा, पर वो भी घर नहीं आया। तो फिर वो गया कहाँ? विराट इस तरह से बिना बताए जाने वालों में से नहीं है। राखी कुछ देर बैठकर इंतजार करती रही। 1 घंटा बीत गया, अभी भी विराट का फोन नहीं आया। 2 घंटे निकल गए, अभी भी विराट ने उन्हें कॉल नहीं किया। राखी को अचानक से उसकी टेंशन होने लगी। उन्होंने खुद से कहा, विराट को इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। आस्था के पेरेंट्स तो कब के आ गए होंगे, तो फिर वो कहाँ रह गया है? जब बहुत वक्त बीत गया और विराट का सामने से कॉल नहीं आया तो राखी ने जल्दी से उसे कॉल मिलाया ताकि पूछ सके कि वो कहाँ है। विराट ने कॉल पिक करके कहा, हेलो आंटी, क्या हुआ? राखी ने कहा, विराट तुम अभी तक घर नहीं आए हो और मुझे ऐसा लगता है कि आस्था के पेरेंट्स बेंगलुरु पहुंच चुके होंगे। तो क्या हम लोग आज रात को साथ में डिनर करेंगे? वैसे भी तुम घर नहीं आए हो तो मुझे लगा शायद तुम होटल चले गए होगे। विराट ने कहा, नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग साथ में डिनर कर पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। इसके अलावा डैड भी इन सबसे खुश नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम लोग मॉम के घर जा रहे हैं, हम सब वहीं पर डिनर करेंगे। वैसे भी उन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा है। वो आस्था के पेरेंट्स से मिलना भी चाहती हैं, तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। राखी विराट के अंदर ये सडन चेंज देखकर थोड़ा सा शॉक हुई, क्योंकि उसने अभी अभी कहा कि वो उसकी मॉम के घर जा रहा है। उसने सुप्रिया को बहुत कम मौकों पर ही मॉम कहा है, तो इसीलिए राखी को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उन्होंने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा तो तुम सुप्रिया के घर जा रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आज वहाँ पर डिनर कर लो, हम लोग कल मिल लेंगे। वैसे तो मैंने रिजर्वेशन कर दी थी, पर कोई बात नहीं, मैं कल की रिजर्वेशन करवा लेती हूँ। हम भी हमारे समधी जी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो फिर कल का प्लान डन करते हैं। विराट ने कहा, आंटी मुझे नहीं लगता कि इन सब का कोई फायदा है। साथ में खाना खाने से कुछ नहीं होगा और मुझे पता है कि डैड नहीं आएंगे। वो शुरुआत से ही इन सब के अगेंस्ट है, और अगर डैड नहीं आए तो मेरे इन लॉस को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आंटी मुझे ऐसा लगता है कि हमें साथ में तभी डिनर करना चाहिए जब डैड पूरी तरह से मान जाएंगे। दोनों फैमिलीज को तभी मिलना चाहिए जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। आप चिंता मत करिए, मॉम डैड अभी कुछ दिन यहीं पर रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा को मनाने का हमारे पास काफी टाइम है। और मैं आना चाहता था, पर अब मैं चाहता हूँ कि पहले हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आस्था की 3 मंथ प्रेगनेंसी से पहले हमारे ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को कुछ भी पता ना चले। अगर 3 महीने बाद हुआ तो सबको शक हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ये काम भी जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। राखी को विराट की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने यही सोचा कि आखिर में विराट अपने आप को समझता क्या है, वो उनकी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा विराट उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहा था, पर फिर भी वो चाहता है कि राखी उसकी शादी में मदद करे। आखिर में विराट इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, पर वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर मदद करूंगी और पंडित जी से कहूंगी कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर मुझे पता है कि डेट जल्दी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि तुमने आज शादी कर ही ली है तो आस्था को घर पे लेकर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए रूम तैयार करवा देती हूँ। एक नए शादीशुदा जोड़ी को शादी की पहली रात साथ में ही गुजारनी चाहिए। विराट ने कहा, आंटी बुरा मत मानना, पर आप अच्छे से जानती हैं कि पापा को आस्था बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो उस घर में आए, तो इसीलिए मैं उन्हें और ज्यादा अपसेट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता हूँ। वैसे भी मॉम ने कहा है कि घर पर एक रूम खाली है जिसमें हम दोनों आज रुक सकते हैं, तो हम दोनों आज मॉम के घर ही रुकने वाले हैं। हमारा इंतजार मत कीजिएगा। राखी ये सुनकर काफी शॉक्ड हुई, क्योंकि उन्हें सच में नहीं लगा था कि विराट आस्था को लेकर वहीं पर रुक जाएगा। अगर उनके घर की बहू ही रुकने के लिए वहां नहीं आएगी तो फिर विराट कैसे आएगा? राखी को तो ये भी लगने लगा था कि क्या पता ये सुप्रिया की चाल हो सकता है सुप्रिया ये सब करके विराट को अपने पास रखना चाहती हो। वो वापस से विराट का दिल जीतना चाहती हो ताकि विराट उसके पास रह जाए। अगर ऐसा हो गया तो राखी को काफी बुरा लगेगा। साथ में विराट हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा और उन्होंने जो भी प्लान बनाया था वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। विराट ने उनसे बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। वो आस्था के पेरेंट्स को लेकर सुप्रिया के घर पहुंच चुका था।
उसने आने से पहले ही उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था ताकि सब कुछ तैयार रहे। सुप्रिया ने अपनी बहू का अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने उसकी आरती उतारी और वो सारी रस्में की जो एक नई बहू के आने पर की जाती है। सुप्रिया ने आस्था के पेरेंट्स का भी अच्छे से वेलकम किया और तन्वी ने भी। उन दोनों ने उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी। उन सभी ने साथ में बैठकर काफी सारी बातें भी की। सुप्रिया आस्था के पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर रही थी, साथ में वो उन्हें अपने जैसा ही समझ रही थी। वो अशोक के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें स्टैंडर्ड और पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सामने वाले का दिल देखती है, इसीलिए उन्हें आस्था के पेरेंट्स काफी पसंद है, क्योंकि नो डाउट आस्था उन्हीं पर गई है। राखी काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। उन्हें सच में लग रहा था कि विराट उनसे दूर हो रहा है और विराट उस रात घर भी नहीं लौटा था। विद्युत घर आया और उसने आस्था के पेरेंट्स से मुलाकात की। इसके अलावा उसने दोनों न्यूली वेड कपल को अच्छा सा गिफ्ट भी दिया। हालांकि वो ऐसा नहीं करता है, पर क्योंकि विराट उसका भाई है इसीलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। सभी ने साथ में बैठकर डिनर किया। फिर विराट अपने इन लॉज को वापस से होटल छोड़कर आया और फिर उसने अपनी वाइफ के साथ वेडिंग की फर्स्ट नाइट स्पेंड की, जो कि रोमांटिक होने के साथ साथ इनक्रेडिबल भी थी। वैसे इन सबसे जो एक इंसान काफी खुश थी वो सुप्रिया थी। उन्हें काफी खुशी हो रही थी कि विराट वापस घर लौट आया है। इसके अलावा उसने यहाँ रुकने का भी डिसाइड किया। सुप्रिया पूरे दिन स्माइल कर रही थी क्योंकि उनका बेटा वापस घर जो आ गया था। हालांकि वो सिर्फ एक ही दिन के लिए रुकने के लिए वहां पर आया था, पर फिर भी उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं लग रहा था। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि आस्था उन्हें जल्द से जल्द खुशखबरी सुना देगी। शादी वाला दिन सब कुछ अच्छे से निकला और अगले दिन की शुरुआत हुई। तन्वी उठी, उसने अपना फोन चेक किया जिस पर अमृत का मैसेज आ रखा था। वो एक रिमाइंडर था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज के दिन वो पब्लिक में फैल रही सारी अफवाहों को दूर करेंगे, साथ में अपनी इमेज भी क्लियर करेंगे। विद्युत सुबह सुबह ही चला गया था। उसे बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी करनी थी। इसीलिए उसने तन्वी से कहा कि वो सीधा वेन्यू पर ही मिलेगा। तन्वी उठी और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। उसने थोड़ा मेकअप किया, खुद के लिए अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट की और अपने कमरे से बाहर आ गई। वो नीचे जा रही थी कि तभी उसने विराट को बालकनी में खड़े हुए देखा। उस वक्त वो राखी से बात कर रहा था। विराट उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो काफी बिगड़ा हुआ बच्चा हो जो बहुत नाटक करता है। उसने कहा, हाँ हाँ आंटी, मैं समझ गया। आप चिंता मत करो, मैं आस्था को लेकर आज घर आ जाऊंगा। वैसे भी सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, हम कौन सा यहाँ पर हमेशा के लिए रुक रहे हैं। अब आप मुझे बार बार ये बात याद दिलाना बंद करेंगी प्लीज। तन्वी विराट से बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसने थोड़ा आगे आकर देखा कि सुप्रिया उसके कमरे के बाहर खड़ी है। पहले तन्वी को तो वो नहीं दिखी थी, पर बाद में तन्वी ने जब उन्हें देखा तो वो बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी कि सुप्रिया ने विराट की सारी बातें सुन ली हैं और वो विराट को वहां से नहीं जाने देना चाहती थी। पर क्योंकि राखी उसे बार बार घर आने के लिए फोर्स कर रही थी, इसीलिए विराट ने भी अपना मन बना लिया कि वो आस्था को लेकर चला जाएगा। ये चीज सुप्रिया को अच्छी नहीं लगी। वो बस यही चाहती थी कि उनके दोनों बेटे उनके साथ रहे। सुप्रिया डिसअपॉइंटेड होकर वहां से जाने लगती है। उनका चेहरा उतर चुका था और ये चीज तन्वी को देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो सुप्रिया को इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। तब उसने सोचा कि उसे विराट से बात करनी चाहिए। सुप्रिया के वहां से चले जाने के बाद तन्वी आगे आई। विराट ने पिछली रात को काफी ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसका सर दुख रहा था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुप्रिया ने उसके लिए वहां पर एक सूप का बाउल रखा जिसे पीने के बाद नशा उतर जाता है। विराट का उस बाउल पर ध्यान ही नहीं गया। वो नहाने के लिए जा ही रहा था कि तभी तन्वी ने कहा, विराट, मॉम ने सूप सुबह जल्दी उठकर स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए। ये काफी फायदेमंद है, इसलिए तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। विराट रुका और बाउल को देखने लगा क्योंकि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। फिर तन्वी ने वापस कहा, देखो तुम बड़े हो चुके हो और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। तुम्हें पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन तुम्हारे लिए सही है कौन नहीं है। देखो, बहुत लोग अपना प्यार शब्दों में बयान करते हैं और कुछ लोग अपना कंसर्न दिखाकर करते हैं या फिर एक्शन से। तुम एक एडल्ट हो, तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। वैसे विराट, तुम्हें क्या लगता है कि आस्था ने तुम्हें यहाँ आने के लिए क्यों कहा? वो क्यों चाहती थी कि तुम सबसे पहले इधर आओ? विराट के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए। उसने कहा, आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो? तन्वी ने कहा, मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुमने अभी भी सुना है। तुम अच्छे से जानते हो कि आस्था तुम्हारे घर कभी नहीं गई है, तो तुम समझ सकते हो कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। वो लड़की उस घर में कैसे रहेगी जब वो उधर के एनवायरनमेंट से फैमिलियर ही नहीं है।
वो वहाँ के लोगों को नहीं जानती है, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, जबकि यहाँ वो सबको जानती है, काफी कंफर्टेबल तरीके से रहती है। उसे पता है कि वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, उसे कोई नहीं रोकेगा। पर उसका वहाँ क्या हाल होगा? मुझे समझ नहीं आता कि उस घर में ऐसा क्या है जो वो वहाँ जाने से डर रही है। जब भी मैं उससे वहाँ जाने की बात करती हूँ तो वो नर्वस हो जाती है। क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? क्या वहाँ पर ऐसा कोई है जो उसे पसंद नहीं करता या जो आस्था को अनकंफर्टेबल फील करवाता हो? वो बेचारी लड़की वहाँ जाने से इतना क्यों डरती है? विराट ने थोड़ा गुस्से में कहा। तन्वी, देखो, तुम हमारे बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि आस्था वहाँ पर आने से क्यों डरती है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब में इतनी टांग अड़ानी चाहिए। बल्कि अभी तो तुम्हारी लाइफ में काफी कुछ चल रहा है, तो तुम्हें खुद की लाइफ के ड्रामे पर ध्यान देना चाहिए। तन्वी ने कहा। इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है? विराट ने कहा। मेरा इन सब से क्या मतलब है? देखो प्लीज, भोली बनने की कोशिश मत करो। भाई को लेकर हर सोशल मीडिया हैंडल पर क्या ट्रेंड कर रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ। तो अब ये मत कहना कि तुम्हें इन सब के बारे में कोई खबर नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि भाई की मिस्ट्रेस की खबरें ट्रेंड कर रही है। तन्वी विराट की बातें सुन रही थी और उसे समझ नहीं आया कि उसे विराट की इन सारी बातों पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। क्या उसे हंसना चाहिए या फिर विद्युत के इस मैटर पर विराट को अपनी सफाई देनी चाहिए? कुछ देर तक तन्वी विराट को इसी तरह से देखती रही। तभी विराट ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो, भले ही भाई के बारे में ये सारी अफवाहें क्यों ना फैल रही हो, पर मैं जानता हूँ कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम उनकी वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, पर फिर भी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तो भाई ने अभी तक अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, ना ही उन्होंने पब्लिक के सामने जाकर कुछ भी क्लियर किया है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कि वो सानिया वाले मैटर पर जल्द ही सबसे बात करें। अगर उन्होंने इसे पब्लिसिटी के लिए किया है तो ये काफी बुरा है। भला कोई पब्लिसिटी के लिए खुद का नाम कैसे खराब कर सकता है? तन्वी अभी भी विराट की बात चुपचाप सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। तभी विराट ने अपना सर नीचे झुकाकर धीरे से कहा, ये सब कुछ गलत है। मैं कभी ये नहीं करता, पर क्योंकि ये भाई ने किया है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तन्वी ने सोचा कि विराट इस वक्त विद्युत की फिक्र कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को कोई ताना मार रहा था, पर अगर किसी को पूरी बात नहीं पता होगी तो वो तो यही सोचेगा कि शायद विद्युत ने ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया है, या हो सकता है कि सच में उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। तन्वी ने उसे कुछ भी क्लियर करना सही नहीं समझा। तन्वी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम यही सब सोचते हो तो कोई बात नहीं है, पर आज इन सब को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मैं वहां जा रही हूँ। तो देखते हैं, क्या पता वहां हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे ही विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना तो उसे लगा कि उसे भी वहां जाना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा मौका है। वैसे भी उसके भाई ने शादी के टाइम उसकी काफी मदद की थी, तो अब उसकी बारी है कि वो विद्युत की मदद करे। तभी उसने जल्दी से कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी चलूंगा। वैसे भी आज मुझे कोई काम नहीं है। तन्वी ने कहा, तुम अचानक से मेरे साथ क्यों चलना चाहते हो? देखो विराट, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। विराट ने कहा, नहीं, मैं चलूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो सानिया बजाज कैसे दिखती है। आखिर में उसमें ऐसा क्या है कि भाई को उसमें इंटरेस्ट आ गया, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कैसे उस चुड़ैल ने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया। मैं भी तो देखूं कि वो कौन सी हूर की परी है जिसके पीछे सुपरस्टार विद्युत नोमानी पड़े हैं। तन्वी कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर विराट ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज करने के बाद कहा, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं बस वहाँ पर तुम्हारे साथ इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वहाँ पर लोग भला बुरा कहें या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम ही विद्युत भाई की वाइफ हो तो वो तुम पर ताने भी कसेंगे, साथ में तुमसे वो सवाल भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वहाँ पर रहूँ। वैसे भी एक देवर का काम है अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करना। तन्वी को विराट की ये साइड काफी अच्छी लग रही थी। वो देख सकती थी कि विराट उसकी कितनी चिंता कर रहा है। भले ही वो उसे जताना नहीं आता, पर वो तन्वी के साथ चल रहा था ताकि वहाँ मौजूद लोग उसे कुछ ना कहें। वैसे तो तन्वी विराट की साइड के बारे में बहुत टाइम से जानती थी, पर आज उसे फाइनली वो देखने को भी मिली। तन्वी विराट को कुछ कुछ समझने लग गई है। उसे पता है कि विराट अपनी फैमिली पर अटैक नहीं होने दे सकता, ना ही वो किसी दूसरे को इसका फायदा उठाने देगा।
उसके लिए फैमिली पहले आती है। कुछ देर में तन्वी ने पूछा, अच्छा वैसे आस्था नहीं दिख रही है, वो कहाँ पर है? विराट ने कहा, वो अपने पेरेंट्स के पास गई है, उन्हें आज थोड़ा घुमाना चाहती है वो, इसीलिए वो सुबह जल्दी निकल गई। तन्वी ने कहा, ठीक है तो फिर हम दोनों भी चलते हैं, वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की ही होती है तो हमें टाइम पर पहुंचना होगा। विराट ने कहा, ठीक है तुम मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं नहाकर तैयार होकर सीधा नीचे मिलता हूँ। ठीक 10 मिनट बाद वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए निकल गए। जब वो रास्ते में थे तब तन्वी ने सोचा कि उसे अपना फेसबुक अकाउंट एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 दिन में उसे वो चलाने का मौका ही नहीं मिला था। वो पिछले 2 दिनों से शादी की तैयारियों में और बाकी सारी चीजों में इतना ज्यादा बिजी थी कि उसे फेसबुक चलाने का मौका ही नहीं मिला। न ही उसे पता है कि इस वक्त आखिर में उन दोनों को लेकर चल क्या रहा है। जैसे ही उसने अपने अकाउंट में लॉगिन किया तो उसने देखा कि 2 दिन पहले जो बात हॉट टॉपिक बनी हुई थी अब वो बहुत तेजी से फैल रही है। साथ में उसने अपना एक अलग ही रूप ले लिया है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग उस मैटर के बारे में बात करने लग गए हैं। इसके अलावा उसके पास 1000 से भी ज्यादा डीएम्स आए हुए थे जिसमें लोग उससे एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ये सारी खबरें सच है या नहीं। तन्वी के पास विद्युत के फैन पेजेस भी थे, मैसेजेस भी थे, पर उन्होंने तन्वी को कोई भी गलत चीज नहीं कही थी, ना ही किसी ने गाली का इस्तेमाल किया था। भले ही वो लोग तन्वी यानी सानिया बजाज को विद्युत के नाम पर पब्लिसिटी करने के लिए एक्यूज क्यों ना कर रहे हो, पर उन्होंने उसे अब्यूज नहीं किया था, बल्कि वो उससे काफी अच्छे से बात कर रहे थे। उन सभी लोगों को ये विश्वास था कि जो भी न्यूज पब्लिश की गई है वो बिल्कुल फेक है। इसका मतलब विद्युत कभी भी चीट नहीं कर सकता है। ऐसे ही तन्वी के अकाउंट पर भी काफी सारे डीएम आ रखे थे। कुछ तो इतने ज्यादा फनी थे कि उसकी हंसी ही निकल गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। इतने सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद तन्वी को लगा कि उसे भी अपनी आईडी पर कुछ पोस्ट करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे कि लोगों के मन में और सवाल पैदा हो जाए। वैसे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ भी ऐसा वैसा पोस्ट नहीं करेगी, पर वो खुद को कुछ भी पोस्ट करने से रोक भी नहीं पा रही थी। उसने उन दोनों पर बनी हुई एक मीम को पोस्ट किया और उसके कैप्शन में लिखा, दिखने में तो लग रहा है कि मैं तुम्हारी सच में मिस्ट्रेस बन गई हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? विद्युत नो मानी। जैसे ही तन्वी ने ये पोस्ट रिलीज की उसके बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया। वैसे भी सब लोग सानिया के अकाउंट से कुछ ना कुछ पोस्ट होने का इंतजार कर रहे थे, तो जैसे ही उसने इस मीम के साथ पोस्ट डाली तो सब लोग इसी के बारे में बात करने लगे। एक बार फिर से वो दोनों टॉक ऑफ द टाउन बन गए। लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी इस टॉपिक में बातें कर रहे थे। इसे लेकर ट्वीट तक होने शुरू हो गए थे, क्योंकि तन्वी ने ट्विटर पर भी सेम चीज पोस्ट की थी। बहुत जल्दी वो पोस्ट वायरल हो गई। तन्वी उन सब के रिस्पॉन्स देख रही थी, उसे हंसी भी आ रही थी, साथ में वो लोगों की सोच को और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती थी। वो अपना फोन चला रही थी कि तभी उसने विराट की आवाज सुनी। उसने कहा, ओ माय गॉड, तुमने फेसबुक चेक किया और ट्विटर? देखो तो सानिया ने भाई को लेकर क्या पोस्ट किया है। डैम, ये सानिया तो काफी गुस्से वाली लग रही है, शायद इसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, तभी तो उसने ये पोस्ट किया। तन्वी पीछे की सीट पर बैठी हुई थी तो विराट ने पीछे मुड़कर कहा, क्या तुमने अपना फेसबुक चेक किया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, देखो तो सानिया ने क्या पोस्ट किया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा कुछ पोस्ट भी कर सकती है। ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? अच्छा वैसे तुम्हारा फेसबुक पर अकाउंट तो होगा ही ना? लाओ मुझे अपना फोन पास करो, मैं तुम्हारी आईडी से उसे रिस्पॉन्स देता हूँ। जितने ज्यादा उसके पास कमेंट्स आएंगे उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आएगा और फिर वो वापस से अपनी बात क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ लिखेंगी। तन्वी ने उसे अपना फोन नहीं दिया क्योंकि उसके फोन में सानिया वाली आईडी चल रही थी। अगर वो विराट को अपना फोन पास कर देती और अगर विराट ये देख लेता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। विराट को अभी तक नहीं पता है कि तन्वी ही सानिया है, इसीलिए उसने उससे सब कुछ छुपाना ही सही समझा। तन्वी ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, मैं फेसबुक पर हूँ ही नहीं, ना ही ट्विटर पर हूँ, तो मेरा फोन लेने से कोई फायदा नहीं है। विराट ने काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, व्हाट? तुम्हारा फेसबुक और ट्विटर पर अकाउंट नहीं है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आजकल हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट होता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बोरिंग हो। तन्वी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। लोग अपनी लाइफ को पब्लिक करके रखते हैं और दूसरे लोग ये समझते हैं कि वो लोग कुछ भी कमेंट कर लेंगे तो सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ पब्लिक हो जाए, इसीलिए मैंने फेसबुक पर अकाउंट ही नहीं बनाया। विराट ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ ना कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा।
फिलहाल मुझे भाई पर ध्यान देना है। अगर किसी को इस पूरी कंट्रोवर्सी से फर्क पड़ रहा है तो वो भाई है। वो एक सुपरस्टार है, अगर उनकी इमेज इस तरह से खराब होती रही तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। तन्वी विराट को इस तरह से टेंशन में देखकर पता नहीं क्यों पर खुश हो रही थी। उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा था कि विराट अपने भाई की इतनी चिंता करता है। उसे सच में फर्क पड़ता है कि पूरी कंट्रोवर्सी का विद्युत पर कोई असर ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो। यही तो दो भाइयों का प्यार होता है। विराट ने फोन अपने हाथ में लिया और विद्युत का नंबर डायल करते हुए कहा, मैं अभी भाई को फोन मिला रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये सब क्या चल रहा है। क्या सानिया वाली बात सच है या नहीं? उन्हें सबका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, वरना लोग पता नहीं उनके बारे में क्या इमेज बना लेंगे। विराट ने कॉल मिलाया पर रिंग नहीं गई। शायद नेटवर्क इशू हो रहा था तो उसने सोचा कि वो बाद में कॉल मिलाएगा। पर इससे पहले कि वो विद्युत को कॉल मिलाता, उसने देखा कि विद्युत ने अपने अकाउंट पर रिस्पॉन्स में कुछ पोस्ट किया है, जिसे देखकर विराट की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विद्युत खुद उस पोस्ट पर अपना रिप्लाई देगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता है।